नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के नेहरू स्टडी सेंटर द्वारा आयोजित की जा रही इस विशेष कार्यशाला में, इस विशेष ऑनलाइन कार्यशाला में आपका स्वागत है साथियों। ये 7 दिवसीय कार्यशाला है और 19 जनवरी 2022 को प्रारंभ हुई और आज है 25 जनवरी 2022। संविधान सभा का दूसरा सत्र 20 जनवरी 1947 से लगाकर 25 जनवरी 1947 के बीच हुआ और जैसा आप लोगों को कई बार बताया गया कि 23 जनवरी 1947 को सुभाष चंद्र बोस की जयंती हो जाने की वजह से संविधान सभा की उस दिन कोई बैठक नहीं हुई। लेकिन साथियों, दूसरे सत्र में भले ही 5 दिन संविधान सभा बैठक कर रही हो, लेकिन हम लोग 7 दिन तक चर्चा कर रहे हैं। 19 तारीख को हम लोगों ने कुछ मुद्दों पर चर्चा की। 23 तारीख को अवकाश होने के बावजूद भी हम लोगों ने आप लोगों से चर्चा की ताकि संविधान सभा की जो बारीकियां हैं उन बारीकियों के संदर्भ में आप लोगों को अधिक से अधिक अवगत कराया जा सके, ये हमारा उद्देश्य है। साथियों, आपको इसी मंच से कई बार बताया गया कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि संविधान सभा की हूबहू हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इससे काफी बेनिफिट होगा। भारत के संविधान के प्रति समझ जो है और अधिक ढंग से विकसित होगी। संविधान निर्माताओं और भारत के संविधान के संदर्भ में जो भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों को दूर करने में आपको मदद मिलेगी। संविधान में हमारी युवा पीढ़ी की जो रुचि है वो बढ़ेगी। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी युवा पीढ़ी में आजकल एक फैशन सा बन गया है संविधान निर्माताओं या संविधान की आलोचना करने का। उस फैशन को रोका जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी देश जिस बाइबल से, जिस गीता से, जिस कुरान से चलता है वह होता है उस देश का संविधान। और उस संविधान को बेहतर समझने के लिए हमको संविधान सभा में क्या हुआ उसका जानना बहुत जरूरी है। तो जूम के सभी मित्रों और यूट्यूब के सभी मित्रों का मैं यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज 25 जनवरी है, संविधान सभा के दूसरे सत्र का आज अंतिम दिन है। और इस कार्यशाला की खासियत क्या है, इस कार्यशाला की क्या विशेषता है? इस कार्यशाला की विशेषता यह है कि जिस दिन संविधान सभा में जो हुआ उसी दिन हम लोग भी चर्चा करते हैं और अब तक हमने इस बात को मेंटेन रखा। तो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और देखिए कितना फायदा है कि हमारे जो एक मित्र हैं मुकेश सैनी जी, वो एक मोबाइल में दो जने साथ में देख रहे हैं ये वीडियो। क्या बात है! ये होता है संविधान का प्रचार, ये होता है हम लोगों का जो प्रयास है, उस प्रयासों में आपके द्वारा जो आहुति दी जा रही है उसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे एक भाई और एक बहन जो कि पुलिस यूनिफॉर्म में थे वो भी जुड़े हुए थे। इसका मतलब है कि जब कभी भी उन्हें लगता है कि मौका मिला है, समय खाली है, तो क्यों ना संविधान सभा की जो बहस है उसको देखें। बिल्कुल, बहुत बहुत मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आज 25 जनवरी 1947 को संविधान सभा में क्या हुआ उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आज 20 से 22 पेजेस है और बहुत मजा आने वाला है आपको। बहुत सारे नए अवधारणाएं आपकी स्पष्ट होने वाली है। आज संविधान सभा में क्या होगा? आज संविधान सभा में उपाध्यक्ष का निर्वाचन हो जाएगा। जो उपाध्यक्ष बनेंगे उनको संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों के द्वारा बधाइयां दी जाएगी। साथ ही साथ कुछ और कमिटीज का गठन होगा और एक संविधान सभा के सदस्य कौन, श्री सोमनाथ लाहिरी जी के साथ जो कुछ हुआ उस संदर्भ में भी चर्चा होगी। इन सारे मुद्दों पर आज हम लोग आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं। तो सब लोग अच्छे हैं और क्या बात है, आज रजाई भी छूट गई है। इस बार आपको ऐसा नहीं लगा क्या कि पिछली बार प्रथम सत्र जब 15 दिन जब चला था तो मुझे बहुत टाइम लग रहा था, मुझे लग रहा था यार ये कितना सदियों से चल रहा है। इस बार तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ा कि 7 दिन कैसे बीत गए। ऐसा लग रहा है ना? हाँ, आकाश साहू ऐसा कह रहा है कि ऐसा लग रहा है। साथियों, मैं इसी मंच से एक बात और मैं कह देता हूं कि हम लोग संविधान सभा के तीसरे सत्र पर भी चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोगों का इसी प्रकार का प्रेम रहा, तीसरा सत्र भी हम लोग पढ़ लेंगे। यार मतलब ईश्वर की कितनी कृपा है हमारे ऊपर कि तीसरा सत्र भी हम लोग पढ़ लेंगे। ऐसे कैसे पढ़ लेंगे? क्योंकि उसमें ज्यादा दिक्कत ही नहीं है। तीसरा सत्र 28 अप्रैल को प्रारंभ हुआ था। मेरे जो जूम और यूट्यूब के जो साथी है वो मेरी बात को सुने। तीसरा सत्र 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई, 2 मई, यानी 5 दिन ही चला। तो ये भी 5 दिन चला। तो हमने जिस तरह से इस बार चर्चा की उसी तरह से हम लोग अगली बार भी चर्चा कर लेंगे। क्यों? सही कह रहा हूं ना मैं? तो बड़ा मजा आएगा, तीसरा सत्र भी हो जाएगा। संविधान सभा के 2 सत्र दोस्तों
ऐसे हैं जो केवल एक एक दिन के लिए हुए। संविधान सभा के 2 सत्र ऐसे हैं जो केवल एक एक दिन के लिए हुए। तो तीसरा सत्र तो अप्रैल में होगा 5 दिन के लिए, और फिर 2 सत्र ऐसे भी आएंगे जो एक एक दिन के लिए होंगे। इसका मतलब ये तो मान के चलिए कि चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थितियां है, अगर जीवित रहे तो 5 सत्र पे तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। अगर जीवित रहे तो 5 सत्र पे तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। और अगर आपका इसी तरह से सहयोग, इसी तरह से प्रेम अगर बना रहा तो सब कुछ अच्छा होगा। संविधान सभा के हूबहू 12 सत्रों पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो आज की चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जरा देखिएगा क्या है स्थिति। आज शनिवार है, 25 जनवरी है और 1947 का वर्ष है। क्या बात है। भारतीय विधान परिषद के वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट हिंदी संस्करण। आज के विषय क्या क्या है जरा देख लीजिएगा। नंबर 1, उपाध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। फिर इसके बाद में बिजनेस कमेटी का चुनाव हो रहा है। आप कहेंगे ये बिजनेस कमेटी कहां से आ गई? आएगी, देखेंगे। यूनियन केंद्र के सुपुर्द विषय की कमेटी बनेगी। यूनियन को कौन कौन से विषय दिए जाएंगे, इस विषय पर कमेटी बनाई जाएगी। और फिर एक बार संविधान सभा के सदस्य आपस में बहस करते हुए आपको दिखाई देंगे। फिर सभा स्थगित करने का प्रस्ताव आएगा। आज 25 जनवरी है, दूसरा सत्र आज ही खत्म होता है, तो सभा स्थगित करने का प्रस्ताव भी आ जाएगा। संविधान सभा के जो नए उपाध्यक्ष बनेंगे, उन उपाध्यक्ष को विभिन्न सदस्यों के द्वारा जो बधाई दी जाएगी, उसका भी आज उल्लेख होगा। और इसके बाद में अध्यक्ष जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उनके नाम श्री सोमनाथ लाहिरी जी का जो पत्र है, उस पत्र पर भी आज चर्चा की जाएगी। तो इन सारी चर्चा के साथ हम लोग आज अपनी बात को शुरू कर रहे हैं। आज ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। मुझे लगता है कि हम लोग 9:15 साढ़े 9 तक अपनी बात को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में दूसरी चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय विधान परिषद यानी संविधान सभा, शनिवार 25 जनवरी 1947 बैठक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल नई दिल्ली में हो रही है। दिन के 11 बजे हो रही है और माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में आरंभ हुई। सबसे पहला जो काम है, उपाध्यक्ष का चुनाव, यानी संविधान सभा के उपाध्यक्ष का चुनाव किया जा रहा है। साथियों, 24 जनवरी 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के उपाध्यक्ष के चुनाव के संदर्भ में घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि उपाध्यक्ष का चुनाव जो लड़ना चाहते हैं वो अपना फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा आप लोगों को बताया गया। और अगर आवश्यकता पड़ी तो चुनाव करवाया जाएगा कल यानी आज। तो क्या होगा अभी देख लेते हैं। अध्यक्ष बोल रहे हैं स्टार लगा हुआ है, यानी अंग्रेजी में बोल रहे हैं। ये तो बताने की जरूरत नहीं है। क्यों मेरे यूनिफॉर्म वाले मित्रों, सही कह रहा हूं? बिल्कुल, आप अपना रीनेम कर लीजिए ताकि मुझे मालूम पड़े, क्योंकि आपका नाम नहीं आ रहा है। एक्चुअली में मोबाइल ही आपका जो ब्रांड है वो दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष के पद के लिए डॉक्टर HC मुखर्जी ही अकेले उम्मीदवार है। यानी उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव तो हुआ लेकिन किसी और ने फॉर्म नहीं भरा था। HC मुखर्जी यानी हरेंद्र कुमार मुखर्जी एकमात्र व्यक्ति है जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष के लिए, पहले उपाध्यक्ष के लिए फॉर्म भर रहे हैं। एकमात्र उपाध्यक्ष है के उम्मीदवार है। इसका मतलब उनका जो चुनाव है वो क्या होगा? निर्विरोध होगा। जिनको वैध रूप से नामजद किया गया है, इसलिए मैं उन्हें नियमित रूप से निर्वाचित घोषित करता हूं, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि HC मुखर्जी एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने उपाध्यक्ष के लिए फॉर्म भरा और मैं उन्हें निर्वाचित घोषित करता हूं। अब डॉक्टर पटाभी सीतारमैया उस प्रस्ताव को पेश करेंगे जो उनके नाम से है। आप लोग देखेंगे कि संविधान सभा के अलग अलग सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जा रही है। हमने इससे पहले KM मुंशी जी द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया उसके बारे में पढ़ा। हमने एक बार JB कृपलानी जी के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया उसको पढ़ा। हम लोगों ने डॉक्टर जयपाल सिंह जी मुंडा साहब द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया उसके बारे में पढ़ा। हमने गोविंद वल्लभ पंत साहब के द्वारा जो कल प्रस्ताव रखा गया उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज डॉक्टर पटाभी सीतारमैया एक प्रस्ताव रखने जा रहे हैं। साथियों, संविधान सभा की बहस पर जब हम लोग हूबहू चर्चा कर रहे हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य यह है कि आप लोगों को यह बताया जा सके कि हमारी जो संविधान सभा जो थी वो कितनी डेमोक्रेटिक थी। अलग अलग सदस्यों को जिम्मेदारी दी जा रही है और उनके द्वारा प्रस्ताव रखे जा रहे हैं। इससे संविधान सभा में सारे सदस्यों का जो सहयोग है वो सहयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी संविधान सभा बड़े ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सिद्धांतों की पालना करते हुए अलग अलग सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारियां देते हुए उनसे अलग अलग प्रस्ताव रखने के लिए कह रही है। तो अब डॉक्टर पटाभी सीतारमैया प्रस्ताव रख रहे हैं। डॉक्टर पटाभी सीतारमैया से परिचित होंगे आप।
डॉक्टर पटाभी सीतारमैया कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और सुभाष चंद्र बोस के सामने भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और वे चुनाव हार गए थे। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के जो टकराव का जो मुद्दा लिया जाता है वही पटाभी सीतारमैया प्रस्ताव रख रहे हैं। किसके बारे में? बिजनेस कमेटी का चुनाव। क्या होती है बिजनेस कमेटी? अभी बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी, जरा सुनिएगा। डॉक्टर पटाभी सीतारमैया, आप मद्रास से हैं। अध्यक्ष महोदय, जो तजवीज मेरे सुपुर्द की गई है मैं आपके सामने पहले अंग्रेजी में पढ़कर सुनाता हूं। यह परिषद यानी यह सभा निश्चित करती है कि निम्नलिखित सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त की जाए। यानी सभा में बिजनेस कमेटी बनने के बारे में प्रस्ताव रखा जा रहा है और उस प्रस्ताव में यह कहा जा रहा है कि यह सभा निश्चय करती है कि निम्न लोगों की एक कमेटी नियुक्त की जाए। और निम्न लोग कौन से होंगे? तो एक नाम कट गया भाई, ये कैसे कर दिया? एक नाम इसमें काटा कैसे भाई? फोटो सही नहीं खींचा आप लोगों ने, ऐसे कैसे काम चलेगा? हाँ, पहला नाम है माननीय सर एन गोपाल। अपने पास कुंजी है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुंजी अपने पास है। तो माननीय एन गोपाल स्वामी अयंगर साहब का पहला नाम है, दूसरा नाम के मुंशी जी का है और तीसरा नाम विश्वनाथ दास का है। इन तीनों नामों को लेकर एक कमेटी बनाई जा रही है, बिजनेस कमेटी। ये तीनों नाम रखे गए, पहला नाम ये चूक गए थे तो के मुंशी जी, विश्वनाथ दास दूसरा और तीसरा। फिर कह रहे जो संपूर्ण भारत का संविधान बनाने के लिए इस परिषद की भावी कार्यवाही के क्रम, सिफारिश और परिषद की बैठक का अगला अधिवेशन शुरू होने से पहले अपनी रिपोर्ट को पेश करेंगे। यानी जो बिजनेस कमेटी जो बन रही है वो बिजनेस कमेटी क्या करेगी? 3 लोगों की ये कमेटी है, नाम काटा नहीं है, एक्चुअली में थोड़ी स्लाइड ऊपर हो गई है। एन गोपाल स्वामी अयंगर, के मुंशी जी और विश्वनाथ दास, इन तीनों लोगों की ये जो कमेटी है ये करेगी क्या? एक कमेटी, 3 लोगों की कमेटी सभा, जो हमारे संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं उनके कार्य में मदद करेगी। संविधान सभा का सत्र कब होगा, किस तरह से होगा, उसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, इन सब को तय करने के लिए यह बिजनेस कमेटी बनाई जा रही है। तीनों नाम हो गए। अब वो कह रहे हैं हिंदुस्तानी में मैं इसका मतलब बताता हूं। इस प्रस्ताव का मतलब यह है कि इस प्रस्ताव के द्वारा एक कमेटी जिसमें 3 बुजुर्ग सदस्य होंगे मुकर्रर की जाए। इनका काम यह होगा कि भविष्य के कार्यक्रम का सिलसिला निर्णय करके सिफारिश करें और अपना निवेदन आगामी बैठक शुरू होने से पहले ही पेश करें। बहुत ढंग से सुन लीजिएगा, ये जो कमेटी बनेगी 3 लोगों की, ये 3 लोगों की कमेटी भविष्य में कौन कौन से काम संविधान सभा में किए जाएंगे उसकी रूपरेखा तय करेंगी और कमेटी अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को देगी। बिल्कुल आपको ढंग से समझना है। ऐसा क्यों? क्योंकि संविधान सभा का जो अगला सत्र होगा तो इस कमेटी का वापस उल्लेख आएगा, इस कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। तब आप मुझसे पूछोगे कौन सी कमेटी की बात कर रहे हो, तो मैं इस कमेटी की बात कर रहा हूं। यह बिजनेस कमेटी बन रही है, 3 लोगों की बन रही है। फिर वो आगे बोलते हैं इस तजवीज देखने में तो ये छोटी सी मालूम होती है मगर काफी अहम है। ये कह रहे हैं कि मेरा ये जो प्रस्ताव है बहुत छोटा सा मालूम होता है लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने यहां तक एक मंजिल तय कर ली है। फर्ज कीजिए एक आदमी सफर पर निकलने वाला है और पहला हिस्सा आसानी से काट लेता है मगर थोड़ी देर के बाद उसके रास्ते में कितनी ही कठिनाइयां पेश आएगी और कितनी कितनी रुकावटें पेश आएगी जिनकी आड़ में और रुकावटें डाली जाएगी। इसलिए वह क्या करता है, वह सफर को स्थगित करके अहलकारों को आगे भेजकर जितनी कठिनाइयां पेश आ सकती है उनका अंदाज करना चाहता है। वो कह रहा है, पटाभी सीतारमैया प्रस्ताव रखते हुए कह रहा है कि ये बिजनेस कमेटी बहुत महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि जैसे मानिए कि एक आदमी एक सफर पर चला है, एक मंजिल की ओर बढ़ने चाहता है और सफर का एक जो पहला जो चरण है उसने पूरा आसानी से पूरा कर लिया है, लेकिन आगे आने वाले चरणों में पता नहीं उसे कितनी कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो क्यों ना वो कुछ लोगों को आगे भेजे और रास्ते में जो कठिनाइयां आए उसको समझ ले और फिर उस आदमी को बता दे ताकि उसका सफर आसान हो जाए। ठीक उसी तरह से बिजनेस कमेटी की ये जो 3 लोग हैं ये आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन से कठिनाइयां हैं और फिर रास्ता को साफ करेंगे ताकि संविधान सभा आगे अपने कार्यों को बहुत ढंग से कर सके। मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? बिजनेस कमेटी क्यों गठित की जा रही है उसके कारणों पर मैंने प्रकाश डाला। फिर वो कह रहे जितने में श्री बी गोपाल रेड्डी अंग्रेजी में बोलते हैं, मैं इसकी तायद करता हूं अर्थात मैं इसका समर्थन करता हूं। डॉक्टर पटाभी सीतारमैया फिर अध्यक्ष बोलते हैं, क्या कोई इस पर कोई बोलना चाहता है क्या? पटाभी सीतारमैया ने प्रस्ताव रख दिया, इसकी तायद हो गई, मतलब तायद का मतलब समर्थन हो गया। फिर अध्यक्ष साहब अंग्रेजी में कहते हैं कि क्या इस पर कोई बोलना चाहता है क्या? तब कोई आवाज नहीं आई तो डॉक्टर पटाभी सीतारमैया ही कुछ बोल रहे हैं।
श्रीमान इस संदर्भ में एक छोटा सा संशोधन है। वो कह रहे हैं कि सर कोई बोले या नहीं बोले उससे पहले मैं ही बता देता हूं कि सर इस बारे में एक संशोधन है। फिर अध्यक्ष बोलते हैं श्री सत्यनारायण सिन्हा ने एक संशोधन की सूचना दी है। तो श्री सत्यनारायण सिन्हा अब बोलते हैं अंग्रेजी में, ये बिहार से हैं, मैंने इनका परिचय आपको करवा रखा है। अध्यक्ष महोदय, मैं सविनय निवेदन करता हूं कि इस प्रस्ताव के अंत में नीचे लिखा पैरा जोड़ दिया जाए। वो कह रहे हैं कि साहब ये जो आप 3 लोगों की जो कमेटी बना रहे हैं इसके संदर्भ में पटाभी सीतारमैया ने जो प्रस्ताव रखा है, मेरा एक संशोधन है कि इस प्रस्ताव के नीचे निम्न पंक्तियां जोड़ दी जाए। और कौन सी पंक्तियां जोड़ दी जाए? तो लिखा उन्होंने कि सभा आगे निश्चय करती है कि इस कमेटी की बैठक के लिए कम से कम 2 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। 3 लोगों की ये कमेटी बन रही है। सत्यनारायण जी सिन्हा कह रहे हैं कि मेरा एक संशोधन है कि सभा इस प्रकार का प्रस्ताव भी स्वीकार कर ले कि 3 लोगों की इस कमेटी की बैठक तब होगी जब कम से कम 2 लोग उपस्थित होंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? यानी ये जो बिजनेस कमेटी 3 लोगों की जो बन रही है उसका कोरम तय किया जा रहा है। इस संदर्भ में सत्यनारायण सिन्हा ने क्या रखा है? प्रस्ताव रखा है। और कोरम के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को अलग अलग जगह पर बताया कि संविधान सभा का कोरम क्या होगा, विभिन्न प्रकार की जो समितियां हैं उसका कोरम क्या होगा, उस पर चर्चा हुई है। ठीक इसी प्रकार की बात यहां पर भी कही जा रही है। तो ये जब सत्यनारायण सिन्हा जी ने ये जब प्रस्ताव रखा तो फिर अध्यक्ष बोल रहे हैं अंग्रेजी में, डॉक्टर सीतारमैया क्या आप ये संशोधन मंजूर करते हैं? तो डॉक्टर सीतारमैया कहते हैं जी मैं संशोधन को मंजूर करता हूं। तो अध्यक्ष अंग्रेजी में बोलते हैं तो ठीक है, फिर मैं संशोधित प्रस्ताव पर वोट लेता हूं और फिर प्रस्ताव स्वीकार तो हो जाता है। यानी 3 लोगों की कमेटी बन जाती है। कमेटी का कार्य क्या होगा ये तय हो जाता है, 3 लोग कौन होंगे ये भी तय हो जाता है और कमेटी का कोरम क्या होगा ये भी तय हो जाता है। यानी आज का दूसरा काम कंप्लीट। बिजनेस कमेटी का गठन हो गया, उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी हो गया। अब आगे क्या तीसरा काम होने जा रहा है वो काफी महत्वपूर्ण है और इस पर एक लंबी बहस आपको देखने को मिलेगी। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि आवाज कम आ रही है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। यूनियन केंद्र के सुपुर्द विषय की कमेटी, यूनियन को कौन कौन से विषय दिए जाएंगे, केंद्र को कौन कौन से विषय दिए जाएंगे, जब भावी संविधान बनेगा तो वो कौन कौन से विषय केंद्र को दिए जाएंगे, इसके ऊपर एक कमेटी बनाई जा रही है। ये मुद्दा आ रहा है। इसके बारे में कौन प्रस्ताव रख रहा है? स्टार लगा हुआ है माननीय श्री राजगोपालाचारी। देखिए थोड़ी देर पहले कोई पटाभी सीतारमैया प्रस्ताव रख रहे थे, अब यूनियन को कौन कौन से विषय दिए जाए इस बारे में जो कमेटी बन रही है इस संदर्भ में प्रस्ताव श्री राजगोपालाचारी रख रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा, ये मद्रास से है। वो कह रहे हैं मैं अपने नाम से भेजे प्रस्ताव को पेश करता हूं। प्रस्ताव इस प्रकार से, फिर वो बतलाते हैं कि उनके नाम से कौन कौन सा प्रस्ताव है। चूंकि मंत्री प्रतिनिधि मंडल यानी कैबिनेट मिशन के 16 मई वाले वक्तव्य के पैरा 15(1) में जो विषय केंद्र को सुपुर्द किए गए हैं वह खुलासा और आमतौर पर 4 मोटी मोटी श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। और चूंकि संघ का विधान और अन्य विधानों के निर्माण के लिए तथा इसलिए कि संघ विधान और अन्य विधानों जिनका जिक्र वक्तव्य के पैरा 19 के 5 में आया है, धाराओं में कोई पुनरावृत्ति या परस्पर विरोध ना हो और इन सब विधानों में एक रूपता लाई जा सके, उन विषयों की सीमा समझ लेना आवश्यक है। और चूंकि वक्तव्य के पैरा 19 के खंड 5 में उल्लेखित विधानों का निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पहले उन बातों की सूची तैयार कर लेना आवश्यक है जो यूनियन के सुपुर्द विषय के अंतर्गत है। वो ये कहना चाहते हैं श्री राजगोपालाचारी कि जो 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने जो घोषणा की थी उस घोषणा के अंतर्गत बहुत सारी कमेटीज के बारे में उल्लेख हुआ है। उसका जो पैरा 15 और जो पैरा 19 है उसके अंतर्गत यूनियन को कौन कौन से विषय दिए जाएंगे इस पर विचार करने के लिए केंद्र को कौन कौन से विषय दिए जाएंगे इस पर विचार करने के लिए एक कमेटी का हम लोग गठन करते हैं। कैबिनेट मिशन योजना में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो ये कह रहे हैं ये सभा ये निश्चय करती है कि नंबर 1 उक्त विषय की जांच करने तथा 15 अप्रैल 1947 तक इस सभा के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए एक कमेटी बनाई जाए जिसे एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति द्वारा चुने गए 12 सदस्य होंगे। यानी केंद्र को कौन कौन से विषय प्राप्त होंगे इस पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी
वो कमेटी 15 अप्रैल 1947 से पहले पहले अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को देगी। उस कमेटी में टोटल 12 सदस्य होंगे। इन 12 सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से किया जाएगा। इस संदर्भ में प्रस्ताव रखा जा रहा है। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। और ये बात अगर आपको अभी समझ में नहीं आई साथियों, तो संविधान सभा का जो तीसरा सत्र है, तीसरा सत्र का पहला दिन जो है 28 अप्रैल, उसमें क्या हुआ वो हरगिज भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं ये आप लोगों से विनती कर रहा हूं कि इसको ढंग से समझना। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, सी राजगोपालाचार्य के नाम से एक प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव में वो ये बता रहे हैं कि 12 सदस्यों की एक कमेटी बनानी है। उस कमेटी का काम केंद्र को कौन कौन से विषय सौंपे जाए ये तय करना है। 12 सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से किया जाएगा और कमेटी जो है 15 अप्रैल 1947 से पहले पहले संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट दे देगी। मेरे हिसाब से चारों बातें आप लोगों को समझ में आ गई। जूम और यूट्यूब वाले क्या बोलते हो, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 सदस्य होंगे, अभी नाम भी आएंगे कौन कौन से। फिर दूसरा पॉइंट है, अध्यक्ष इस कमेटी में 10 और व्यक्ति बढ़ा सकते हैं और इन सब अतिरिक्त सदस्यों या इनमें से किसी सदस्य का चुनाव किस विधि से होगा यह अध्यक्ष खुद तय करेंगे। कमेटी में टोटल 12 मेंबर होंगे। उन 12 सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से होगा। लेकिन दूसरा पॉइंट है कि नहीं, अध्यक्ष इस कमेटी में 10 मेंबर और बढ़ा सकते हैं और इन 10 मेंबर का चुनाव कैसे होगा यह अध्यक्ष तय करेगा। अध्यक्ष यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तय करेंगे कि जो 10 अतिरिक्त सदस्य इस कमेटी में लिए जाएंगे उनका चुनाव किस विधि से होगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि 12 सदस्य जब तय कर दिए तो फिर 10 अतिरिक्त सदस्यों की व्यवस्था क्यों किए जा रहे हैं। आपके मस्तिष्क में यह प्रश्न आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए कि 12 हो गए तो 10 क्यों आ रहे हैं। तो मैं आपको अभी से बता देता हूं क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी समझने में। यह 10 संख्या इसलिए निश्चित की जा रही है क्योंकि 2 वर्ग जो है संविधान सभा के बड़े वर्ग, वो अभी तक संविधान सभा की बैठकों में भाग नहीं ले रहे। कौन से वर्ग? मुस्लिम लीग के लोग और दूसरे देशी रियासतों के लोग। यानी संविधान सभा का दूसरा सत्र जो चल रहा है, तब तक हमारे संविधान सभा के सदस्यों को यह उम्मीद है कि मुस्लिम लीग के लोग संविधान सभा की बैठकों में आगे आने वाले समय में भाग लेंगे। तो 12 लोग तो अभी हम लोग चुन लेते हैं और 10 लोगों की व्यवस्था और कर देंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं? यह आगे के लिए किया जा रहा है कि 10 आप बढ़ा देना मेंबर, जब देशी रियासतों के लोग आ जाए, जब मुस्लिम लीग के लोग आ जाए। ठीक है यूट्यूब जूम वालों, ओके। फिर कह रहे हैं, श्रीमान मैं इस विषय पर पहले ही विचार करना चाहता हूं। वो कह रहे हैं मैंने प्रस्ताव तो रख दिया, अब मेरे जो इस विचार जो है इस समिति के बारे में अभी से व्यक्त कर देता हूं और ये कहना चाहता हूं कि मेरे इस प्रस्ताव पर 3 संशोधन पेश होने वाले। अब देखिए बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, अभी से समझ लीजिए। वो जो श्री राजगोपालाचारी है वो क्या कर रहे हैं, वो इस प्रकार की कमेटी के बारे में प्रस्ताव रख रहे हैं। प्रस्ताव रखने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें आमंत्रित किया है। साथ ही साथ प्रस्ताव रखने के साथ साथ कह रहे हैं मैं अपने विचार भी अभी से व्यक्त कर लेता हूं और मैं अभी से बता देता हूं कि इस पर 3 संशोधन आने वाले हैं। सुनिए जूम वालों, सुनिए यूट्यूब वालों, क्या कह रहे हैं वो कि मैं ये जानता हूं कि इसके ऊपर 3 संशोधन अभी से आने वाले हैं। तो आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे सर उनको क्या सपना आता है? बिल्कुल आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए, सर उनको क्या सपना आ जाता है या वो क्या वो भविष्य वक्ता है? तो मैं यही तो बातें क्लियर करना चाहता हूं कि वो ना तो भविष्य वक्ता है ना उन्हें सपना आता है। सपना आता होगा, मैं इस संदर्भ में बात कर रहा हूं। एक्चुअली में प्रस्ताव कौन सा रखा जाएगा ये सब कुछ पहले से तय होता है। प्रस्ताव में क्या है ये भी सबसे पहले से तय होता है। प्रस्ताव पहले सदस्यों में बांट दिया जाता है। यानी संविधान सभा 25 जनवरी 1947 को 11 बजे बैठी है तो इसका कदापि मतलब यह नहीं है कि जो प्रस्ताव लाया गया है उसको वो पहली बार देख रहे हैं। प्रस्ताव पहले सदस्यों को घर पर पहुंचा दिया जाता है, उनको बांट दिया जाता है और सदस्य भी उस प्रस्ताव को पढ़कर अपने संशोधन पहले से ही भेज देते हैं। आप समझ रहे हैं ना? भारत की संसद में भी तो यही होता है। अचानक कोई चीज थोड़ी होती है, पहले से सब कुछ सचिवालय को सूचित कर दिया जाता है और जिसको अगर कोई बोलना है, अगर आप संसद में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न काल में पूछना चाहते हो तो आपको पहले सूचना देनी होती है। इफ यू आर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, इफ यू वांट टू आस्क एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन इन द पार्लियामेंट, देन यू विल हैव टू इन्फॉर्म द स्पीकर और द सेक्रेटरीट। आपको सचिवालय को कुछ दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार का सिस्टम यहां पर भी है। यूट्यूब जूम, ओके आगे बढ़ते हैं। श्रीमान इस विषय पर पहले से मैं विचार करना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि मेरे इस प्रस्ताव पर 3 संशोधन पेश होने वाले। ये संशोधन सहायक विषय के संबंध में
संबंध में है। श्री मुंशी और श्री सत्यनारायण सिन्हा उनको समय आने पर पेश करेंगे और मैं उन्हें स्वीकार करने का इरादा रखता हूं। अब भाई साहब बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? वो कह रहा है कि प्रस्ताव मैंने रख दिया, प्रस्ताव पर मैं अपने विचार रख रहा हूं, मेरे इस प्रस्ताव पर 3 संशोधन आएंगे, संशोधन कौन कौन रखेंगे और वो जो संशोधन रखेंगे उससे पहले मैं उनके बारे में बोल देता हूं। अब कुछ मेंबर कहेंगे भाई साहब हद हो गई यार, प्रस्ताव भी आप रख रहे हो, उस पर संशोधन जो हमारे हैं वो भी आपको मालूम है पहले से, इसलिए आप उनको भी बोल रहे हो और उन पर हमारे क्या विचार है उसको जानने से पहले ही खुद अपने विचार भी बता रहे हो। यार ये क्या बात हुई? अब ऐसा होगा, देखना। श्री मुंशी और सत्यनारायण सिन्हा उनको समय आने पर पेश करेंगे और मैं उन्हें स्वीकार करने का इरादा भी रखता हूं। लो कर लो बात कि मैं उनको स्वीकार करने का इरादा भी रखता हूं। इसलिए संशोधनों को स्वीकार होने पर मूल प्रस्ताव जैसा बन जाएगा उसे मैं अभी उसी शक्ल में पढ़ूंगा ताकि सारे मामले को समझने में सहूलियत हो। प्रस्ताव का पहला अंश अर्थात भूमिका पहले की तरह ज्यों की त्यों बनी रहेगी, किंतु उसका परिवर्तित अंश बदलकर इस प्रकार से हो जाएगा। यह परिषद यानी ये सभा निश्चय करती है कि इस कमेटी में निम्न सदस्य होंगे। जैसे ही वो बोलते हैं कुछ सदस्यों को गुस्सा आ जाएगा कि यार ये बात ठीक नहीं है, खुद ही प्रस्ताव रख रहे हो, खुद ही संशोधन रख रहे हो, खुद ही उसमें सुधार कर रहे हो, खुद ही उस पर भाषण दे रहे हो, तो फिर हम क्या करेंगे? वो बोलते हैं कि जो संशोधन जो होगा इससे पहले मैं बता देता हूं कि मैंने इसमें ये चेंज कर लिए। तो वो कह रहे हैं यह सभा यह निश्चय करती है कि कमेटी होगी जिसमें निम्न सदस्य होंगे। नंबर 1 माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर इसी बीच सीई गिब्बन साहब मध्य प्रांत और बराड़ से हैं, वो अंग्रेजी में बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जो मैंने अभी आपको कहा था। क्या बोलेंगे? श्रीमान जी मुझे यहां एक वैधानिक आपत्ति है। जब तक इस प्रकार के संशोधन सरकारी तौर से पेश नहीं हो जाते तथा प्रस्तावक उन्हें मंजूर नहीं कर लेता तब तक उनको मूल प्रस्ताव में कैसे मिलाया जा सकता है? यार प्रस्ताव तो आपने रखा, अपना मूल प्रस्ताव, अभी संशोधन हमने पेश ही नहीं किए, संशोधन पेश ही नहीं किया ना आपने संशोधन स्वीकार भी कर लिए। कमाल करते यार, हमने तो सचिवालय में दिए क्योंकि ये व्यवस्था है, पर संविधान सभा की बैठक तो अब हो रही है, हमने अभी तक संशोधन दिए ही नहीं है और आप उसको स्वीकार भी कर रहे हो। साहब मुझे तो एक वैधानिक आपत्ति है इसमें, गिब्बन साहब कह रहे हैं। फिर अध्यक्ष बोल रहे हैं, स्टार लगा हुआ है, उन्होंने संशोधन का कोई अंश नहीं मिलाया है, वह उसे केवल पढ़ रहे हैं। अध्यक्ष साहब सफाई दे रहे हैं कि नहीं 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 आप चिंता मत कीजिए, उन्होंने कोई संशोधन मिलाया नहीं है, वो तो केवल उसके अंश पढ़ रहे हैं। तो फिर गिब्बन साहब अंग्रेजी में बोल रहे हैं, संशोधन पेश होने से पहले वह उसे मंजूर भी तो कर रहे हैं, संशोधन जो पेश ही नहीं हुआ उसे वे मंजूर भी तो कर रहे हैं। तो फिर अध्यक्ष साहब बोल रहे हैं, अरे उनका कहना है कि वह उसे स्वीकार करने का इरादा रखते हैं। अरे वो तो ये कह रहे हैं, अध्यक्ष साहब कह रहे वो तो ये कह रहे हैं कि वो उनको स्वीकार करने का इरादा रखते हैं। अरे भाई स्वीकार करने का इरादा रखते हैं पर पहले संशोधन पेश तो होने दो, गिब्बन साहब ऐसा कह रहे हैं। फिर श्री राजगोपालाचारी खुद बोलते हैं अंग्रेजी में, मैंने प्रस्ताव को उसी रूप में पढ़ दिया जैसा वह इस पत्र में दर्ज है तथा जो संशोधन प्रसारित किए गए हैं मैंने उनका जिक्र किया है। मेरा ख्याल है यदि मैंने सदस्यों को पहले से ही ये बता दिया कि मैं उन संशोधनों को स्वीकार करने का इरादा रखता हूं तो उससे बहुत समय बच जाएगा। मैं तो समय बचाने की कोशिश कर रहा हूं यार, कि जो संशोधन आपने रखे हैं वो मुझे मालूम है कहां कहां आप संशोधन चाह रहे हो और वो संशोधन जो चाह रहे हो मुझे सही लग रहे हैं, मैं उसमें संशोधन को स्वीकार भी करता हूं, तो मैं सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, तो इसमें दिक्कत क्या है, समय बच रहा है ना अपना। तो ऐसा श्री राजगोपालाचारी कह रहे हैं। अध्यक्ष नहीं आप पढ़ो, आप पढ़िए। अध्यक्ष साहब कह रहे हैं आप कंटिन्यू। तो फिर श्री राजगोपालाचारी फिर अंग्रेजी में बोलते हैं और वो कहता है कि ये परिषद निश्चय करती है कि ये कमेटी बनाई जाएगी जिसके अनुसार निम्न सदस्य होंगे। अब वो 12 मेंबर कौन कौन होंगे उनके नाम आ रहे हैं। पहले लिखा हुआ था 12 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से, अब 12 सदस्यों के नाम रखे जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? नंबर 1 माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, नंबर 2 श्री शरत चंद्र बोस, नंबर 3 पटाभी सीतारमैया, नंबर 4 गोविंद वल्लभ पंत, नंबर 5 जयराम दास दौलतराम, नंबर 6 विश्वनाथ दास, नंबर 7 सर एन गोपाला स्वामी अयंगर, नंबर 8 बक्सी सर टेकचंद, नंबर 9 दीवान बहादुर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। देखिए दीवान बहादुर राय साहब सर, श्री डीपी खेतान, श्री एमआर मसानी और श्री के एम मुंशी।
यह कमेटी उक्त विषय की जांच करके 15 अप्रैल 1947 तक सभा को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। 12 सदस्य इस कमेटी में कौन कौन होंगे, इनके नाम रख दिए गए हैं, इनके नाम रख दिए गए। तो जरा देखिएगा, एक हमारे मित्र कह रहे हैं कि इन 12 सदस्यों में एक भी बिहार से नहीं था। एक भाई हमारे YouTube के मित्र कह रहे सर इनके प्रांत भी बताओ। बिल्कुल बताएंगे। हम लोगों ने कहा ना कि हम लोग लगातार इस तरह से काम कर रहे हैं कि संविधान सभा के जो सारे मेंबर्स हैं एक एक बार उनका परिचय जरूर हो जाए। 30-35 मेंबर का हो चुका है परिचय। आगे आने वाले वक्त में हम बाकी वाले मेंबर्स का भी परिचय देंगे, बिल्कुल देंगे। और अगर आप लोगों को याद हो तो मैं हर बार उनका प्रांत का नाम जरूर लेता हूं जहां से वो मेंबर होते हैं। बिल्कुल सबके मेंबर्स के प्रांत के नाम लिए हैं, तो यूट्यूब के साथियों चिंता ना करें। अब ये कमेटी क्या करेगी? अध्यक्ष इस कमेटी में 10 व्यक्ति और बढ़ा सकते हैं तथा इन सब अतिरिक्त सदस्यों या उनमें से किसी का चुनाव जिस विधि से वो चाहेंगे वो कर लेंगे। कमेटी का कोरम फिलहाल कमेटी के संपूर्ण सदस्य संख्या का 1/3 होगा। 12 सदस्यों की ये जो कमेटी बन रही है, इस कमेटी का कोरम कितना होगा? 1/3 होगा, ये तय किया जा रहा है। तथा कमेटी में इत्फाकिया जो खाली जगह है, खाली होने के बाद जहां तक हो सके जल्दी असेंबली के सदस्यों में से ही अध्यक्ष द्वारा पूरी कर दी जाएगी, ऐसा वो कह रहे हैं। श्रीमान, इस प्रस्ताव का उद्देश्य संविधान बनाने में इस परिषद की यानी इस सभा की मदद करना है, ताकि भविष्य में जब परिषद के विभिन्न विभाग आपस में संपर्क रखकर या न रखकर अपना अपना विधान बनाने लगे तो उनकी विभिन्न कार्यवाहियों में पुनरावृत्ति या परस्पर विरोध की गुंजाइश न रहे। एक्चुअली में ये कह रहा है कि 12 सदस्यों की कमेटी हम लोग इसलिए बना रहे हैं ताकि संविधान सभा भविष्य में जब अपना संविधान निर्माण का काम करेगी, और संविधान सभा 3 भागों में बटी हुई है। यूट्यूब जूम वाले पता है आपको कि 3 भागों में बटी हुई रहेगी संविधान सभा, A, B और C। A सेक्शन अपना संविधान बनाएगा, B सेक्शन अपना संविधान बनाएगा, C सेक्शन अपना संविधान बनाएगा। क्या आपको मालूम है ये ऐसा होगा? अलग अलग 3 सेक्शन अपना अपना संविधान बनाएंगे और फिर तीनों सेक्शन के साथ में संविधान सभा की एक साथ में बैठक होगी और फिर वो टोटल संविधान बनाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि आपस में कार्यों में ओवरलैपिंग नहीं हो, पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए हम इस प्रकार की एक कमेटी का निर्माण कर रहे हैं जिसमें 12 लोग होंगे, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। श्रीमान, इस सभा के सुपुर्द बड़ा गंभीर कार्य किया गया है। इतना कठिन है कि इससे पहले दुनिया की किसी भी संविधान सभा को शायद ही करना पड़ा हो। वो कह रहा है, जो प्रस्तावक है वो कह रहा है कि साहब हमारे सामने जो कार्य है वो बड़ा गंभीर है, और मैं बिल्कुल ये स्पष्ट कह देना चाहता हूं, ऐसा वे कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल ऐसा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दुनिया में जितनी भी संविधान सभाएं बनी है उनके सामने इतनी सारी कठिनाइयां कभी नहीं आई होगी जितनी हमारे सामने कठिनाइयां आ रही है। जिन मतभेदों को तय करना वे अगणित है, जिस जनसंख्या को संतुष्ट करना वह बहुत बड़ी है, और जो समस्या इस सभा के सामने है वह इतनी जटिल है कि इससे पहले शायद ही किसी संविधान सभा के समक्ष उपस्थित हुई है। क्या बातें कही है। अक्सर दोस्तों मैं ये बातें आप लोगों से भी कहता हूं कि संविधान सभा के सामने जो समस्याएं थी, जो कठिनाइयां उनके सामने थी, भाई साहब उनकी कोई संख्या नहीं है। क्या कह रहे हैं प्रस्तावक महोदय? वापस बोल रहा हूं, जिन मतभेदों को तय करना वे अगणित है, मतलब असंख्य है, जिस जनसंख्या को संतुष्ट करना वो बहुत बड़ी है। मैं अक्सर कहता हूं कि दुनिया में हिंदुस्तान जैसा देश और हिंदुस्तान जैसा संविधान कहीं और नहीं है। आप कहेंगे ठीक है यार, खुद हिंदुस्तान में रहते हो, खुद हिंदुस्तान के संविधान से अधिकार प्राप्त करते हो, इसलिए तुम्हें तो सब अच्छा ही अच्छा लगेगा। ऐसा आप कह सकते हो, मुझे बिल्कुल कह सकते हो। लेकिन दोस्तों, हिंदुस्तान में जितनी वैरायटी के लोग, जितने प्रकार के लोग, जितनी आइडियोलॉजी के लोग, जितने वर्गों के लोग, जितनी विचारधाराओं के लोग, जितने धर्मों के लोग, जितने पंथों के लोग, जितने क्षेत्रों के लोग, जितने ऋतुओं के लोग एक साथ में रहते हैं, उतने दुनिया में कहां रहते हैं यार, बताओ। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कितने सारे लोग हैं यहां पर, पारसी हैं यहां पर। हिंदुओं में खुद कितने वापस वर्ग है, मुस्लिम्स में खुद कितने वापस वर्ग है, ईसाइयों में खुद कितने वर्ग है, पारसियों में खुद कितने वर्ग है, जैनों में, बौद्धों में कितने वर्ग है, हिंदुओं में तो असंख्य वर्ग है। इन सारे लोगों को एकत्रित करके उनकी भावनाओं को, उनकी अपेक्षाओं को शामिल करता है भारत का संविधान। क्यों खूबसूरत नहीं लगेगा? आप बताइए, क्यों खूबसूरत नहीं लगेगा? दुनिया के किस देश में इतनी सारी विविधताएं हैं?
दुनिया में अच्छे अच्छे संविधान हैं, अच्छे अच्छे देशों के पास, हमसे भी अच्छे प्रावधान उन देशों के संविधान के पास है, लेकिन इसके बावजूद भी संविधान तो हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत है, क्योंकि वहां इतनी विविधता वाले लोग नहीं है। हमारे यहां पर वैरायटीज है, वैरायटीज, दैट्स वाई। चलिए फिर ये कहते हैं, आगे बोल रहे हैं, ब्रिटिश सरकार की घोषणा ने सारी बातें काफी हद तक साफ कर दी है, लेकिन फिर भी हम जितनी चाहते हैं वे उतनी साफ नहीं हुई है। यदि हम ब्रिटिश सरकार की घोषणा को, जिस पर इस सभा का कार्यक्रम निर्भर है, परीक्षा करते हैं तो हमें पता चलता है कि इनमें से किसी विषय को स्पष्टतया तय नहीं किया गया। ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन के तहत सब कुछ बातें स्पष्ट करने की कोशिश की है, लेकिन जब हम इसका एग्जामिन करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हुआ, इसलिए हमको कमेटी तो बनानी ही पड़ेगी। नंबर 1, हमने ये तय किया कि हम संयुक्त भारत के लिए संविधान बनाना है। नंबर 2, हमें एक ऐसा संविधान बनाना है जहां केंद्र को रक्षा, यातायात और विदेशी मामलों के अधिकार दिए गए तथा उनके साथ ही उक्त विभागों के लिए आवश्यक धन इकट्ठा करने का भी अधिकार है। देखिए, शुरुआत में बहुत ध्यान से सुनिएगा, शुरुआत में भारत का जो संविधान बन रहा है उसमें केंद्र को सिर्फ 2-3 काम देने की बात कही गई थी। शुरुआत की बात कर रहा हूं, क्या क्या कह रहे हैं, जहां केंद्र को रक्षा, यातायात और विदेशी मामलों के अधिकार दिए गए तथा साथ ही साथ उक्त विभागों के लिए आवश्यक धन इकट्ठा करने का अधिकार प्राप्त है। तीसरी बात यह है कि एक दूसरा सिद्धांत नियत किया गया है कि अवशिष्ट जो अधिकार है वे समस्त अधिकार जो केंद्रीय सरकार को हस्तांतरित नहीं किए गए प्रांतों के हाथों में रहना चाहिए। देखिए जो संविधान के बारे में जानते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 जानते हैं, रेजिड्यूरी पावर्स के बारे में जानते हैं, अवशिष्ट विषय के बारे में जानते हैं, आपको मालूम होगा ऐसे विषय जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं हो उन्हें हम लोग अवशिष्ट विषय कहते हैं, ऐसा आपको पता होगा। और अवशिष्ट विषय पर विधि बनाने की जिम्मेदारी आज के दिन संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत किसको है? बताओ किसको है? संसद को है आज के दिन। लेकिन शुरुआत में क्या कह रहे हैं? शुरुआत में कह रहे हैं कि अवशिष्ट अधिकार अर्थात वे समस्त अधिकार जो केंद्रीय सरकार को हस्तांतरित नहीं किए गए प्रांतों के हाथों में रहने चाहिए। यानी इनिशियल स्टेज में बात इस मुद्दे पर चली कि अवशिष्ट विषय प्रांतों के पास रहेंगे, इनिशियल स्टेज की बात कर रहे हैं। इसके बाद चौथी बात यह है कि एक सहायक बात और तय की गई है कि प्रांत जिन गुटों में शामिल हो और वे उनको जो अपने अधिकार देने के लिए राजी हो जाए वह अधिकार उन गुटों को मिल जाएंगे। यूनियन के विषयों के अलावा दूसरे सभी तथा अवशिष्ट अधिकार प्रांतों के पास रहने चाहिए। समझ रहे हैं आप? प्रांतों को देने की बात कही जा रही है। यूनियन के विषय तथा अधिकारों के अतिरिक्त से सभी विषय तथा अधिकार रजवाड़ों के पास रहेंगे। क्या बात कही जा रही है? यह घोषणा के वाक्यांश 15 के सब क्लॉज 3 और 4 के उपवाक्यांश है। आगे यह निर्धारित किया गया है कि संविधान पर 10 वर्ष बाद पुनर्विचार होगा। लीजिए एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने आ रहा है। इस संविधान पर 10 साल के बाद में पुनर्विचार करने की बात कही जा रही है। आप समझ रहे हैं? संविधान सभा की 25 जनवरी 1947 संविधान सभा के दूसरे सत्र पर हम चर्चा कर रहे हैं, दूसरे सत्र के अंतिम दिन पर चर्चा कर रहे हैं और बात कही जा रही है कि इस संविधान पर 10 साल के बाद में क्या होगा? पुनर्विचार होगा। यानी आप जरा सोचिए संविधान किन परिस्थितियों में बन रहा है, कैसे कैसे आश्वासन दिए जा रहे हैं रजवाड़ों को, कैसे कैसे आश्वासन प्रांतों को दिए जा रहे हैं कि आओ हम में मिल जाओ, चिंता मत करो, आज हम जो भी प्रावधान कर रहे हैं 10 साल बाद में उनके पुनर्विचार करेंगे। वापस बोल रहा हूं, यह घोषणा के वाक्यांश 15 के उपवाक्यांश 3 व 4 है। आगे यह निर्धारित किया गया है कि संविधान पर 10 वर्ष बाद पुनर्विचार हो सकेगा तथा इस पुनर्विचार के सिलसिले में प्रारंभिक कार्रवाई करने का अधिकार प्रांतों को ही दिया गया है। यह सिद्धांत वाक्यांश 15 में दिए गए। कितना महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों से साझा किया जा रहा है। लेकिन हमें इस पर कुछ और गौर से विचार करना चाहिए। उपवाक्यांश 1 में दिया गया है, उक्त विषयों के लिए जितने धन की जरूरत हो उसे इकट्ठा करने के लिए सभी आवश्यक अधिकार यूनियन को होने चाहिए। दरअसल अधिकारों का मतलब उन कानूनों को लागू करने का अधिकार होगा जो धन मुहैया करवाने के लिए जरूरी होते हैं तथा ऐसा होने पर इसके अंतर्गत धन वसूल करने और संभवतः जहां कहीं इस सिलसिले में आवश्यकता पड़े उचित अदालत कार्रवाई जारी करने का अधिकार अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा प्रस्तावक महोदय जो श्री राजगोपालाचारी है वो अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। फिर इसके बाद में कह रहे हैं, इसके बाद यदि हम अल्पसंख्यकों की कमेटी की व्यवस्थाओं की परीक्षा करें तो वहां पर हम यही देखते हैं। एडवाइजरी कमेटी, मौलिक अधिकारों की सूची, अल्पसंख्यकों के बचाव के वाक्यांश,
कबायली और पृथक क्षेत्रों का शासन योजना पर यूनियन संविधान सभा के पास अपनी रिपोर्ट भेजेगी। आप लोग जानते हैं कल एडवाइजरी कमेटी के बारे में हम लोगों ने बात की, वो श्री राजगोपालाचारी यही कह रहे हैं कि वो जो एडवाइजरी कमेटी है वो अल्पसंख्यकों के बारे में, दलितों के बारे में, कबायली क्षेत्रों के बारे में, पृथक क्षेत्र के लोगों के मौलिक अधिकारों पर विचार विमर्श करके अपनी रिपोर्ट जो है संविधान सभा को भेजेगी और उस के बारे में सलाह देगी कि ये अधिकार प्रांत, गुट अथवा यूनियन में से किसके संविधान में शामिल किए जाए। इस प्रकार का प्रस्ताव ये रखते हुए श्री राजगोपालाचारी का एक बड़ा सा भाषण आ रहा है। फिर वो कह रहे हैं, जैसा मैं पहले कह चुका हूं, इस सभा को बड़े गंभीर विषय पर विचार करना है और हमें बहुत सोच विचार करना पड़ेगा। हमारा इस ख्याल से काम नहीं चल सकता कि हम यहाँ पर केवल पहले से तयशुदा फैसले, विचार और कार्यक्रमों पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगाना है। इस संविधान सभा में हमें काफी सारगर्भित और स्वतंत्र सोच विचार करना है। इसलिए जो काम हमारे सामने है उनको दृष्टि में रखते हुए हमें एक सेलेक्ट कमेटी की सहायता की आवश्यकता है जो हमारे मार्ग में आने वाली कठिनाइयों पर विचार करके हमें सलाह दे सके। इस उद्देश्य से ही इस कमेटी के बनाने का प्रस्ताव किया गया। कमेटी का ध्येय कैबिनेट मिशन के वक्तव्य के महत्वपूर्ण इरादों और इस प्रकार अन्य किसी इरादों को नष्ट करने का नहीं है। ये कमेटी हमें हमारी कठिनाइयों और उनका हल ढूंढने में मदद करेगी। ये जो कमेटी बनाई जा रही है, इस कमेटी पर किसी को ऑब्जेक्शन हो सकता है, इसलिए श्री राजगोपालाचारी ये कह रहे हैं कि हमारी कमेटी जो बन रही है ये तो हमारी समस्याओं को कम करने के लिए, भविष्य में आगे आने वाली जो चुनौतियां हैं उनको कम करने के लिए। हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि हम कैबिनेट मिशन योजना से अलग जाकर काम करें। कैबिनेट मिशन योजना ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें भी है जिसको स्पष्ट करना जरूरी है, इसलिए हम इस प्रकार की कमेटियां बना रहे हैं। किसी को नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा प्रस्तावक महोदय अपने भाषण में ये कह रहे हैं। फिर उन्होंने एक लंबी सी बात कही है कि भाई हमने जो जगह छोड़ी है कुछ लोगों के लिए, मुस्लिम लीग के लोग आए नहीं है, देसी रियासतों के लोग आए नहीं है, तो वे लोग आ जाएंगे तो हम लोग उनको और इस कमेटी में और एडजस्ट कर लेंगे। तभी हम लोगों ने 10 लोगों का स्थान रिक्त रखा है। फिर वो अपनी बात कह रहे हैं, इसलिए श्रीमान मैं निवेदन करता हूं कि सभा द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाए। जैसे मैंने पहले कहा, इस पर 2 संशोधन आए हैं। उनमें एक संशोधन का उद्देश्य एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति द्वारा चुने जाने वाले सदस्यों के स्थान जो 12 सदस्य है उसके संदर्भ में है, जो कि मैंने बता ही दिया कि कौन कौन से नाम होंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर अध्यक्ष साहब अंग्रेजी में बोल रहे हैं कि श्री मुंशी जी अब अपना संशोधन पेश कर सकते हैं। तो फिर श्री सत्यनारायण सिन्हा जी, जिनके स्टार लगा हुआ है, वो बोल रहे हैं, क्या मुझे वह प्रस्ताव पेश करने की आज्ञा दी जा सकती है? सत्यनारायण सिन्हा जी का भी संशोधन है, मुंशी जी का भी संशोधन है, तो कह रहे हैं मुझे भी परमिशन है क्या? अध्यक्ष कह रहे हैं हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर श्री सत्यनारायण सिन्हा जी अपना संशोधन पेश कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, श्रीमान मैं उन संशोधनों को आपकी आज्ञानुसार पेश करता हूं जो श्री मुंशी के नाम से है। अब सुनिएगा, सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक महत्वपूर्ण बात है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नाम पुकारते हैं, के मुंशी जी आपके नाम से संशोधन है, क्या आप पेश करना चाहते हैं? तो सत्यनारायण सिन्हा जी बीच में बोलते हैं, सर मैं पेश कर सकता हूं क्या? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं हां कर सकते हो। तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर सत्यनारायण सिन्हा जी ने एक संशोधन पेश किया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं सत्यनारायण जी सिन्हा का यह संशोधन नहीं है, यह के मुंशी जी का है। लेकिन के मुंशी जी चूंकि उपस्थित नहीं है तो के मुंशी जी की अनुपस्थिति में श्री सत्यनारायण सिन्हा उनका संशोधन पेश कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? श्री सत्यनारायण सिन्हा जी जो संशोधन पेश कर रहे हैं वो के मुंशी जी का है, चूंकि वो उपस्थित नहीं है तो उनकी ओर से वो संशोधन पेश कर रहे हैं। जैसे ही ऐसा होगा तो फिर क्या होगी? आपत्तियां होगी कि क्या किसी और की ओर से कोई संशोधन पेश कर सकता है क्या? ऐसी आपत्ति आएगी। तो आज आपका एक फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अगर कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो उसकी ओर से भी संविधान सभा में कुछ संशोधन पेश किए गए। उदाहरण आपके सामने, श्री सत्यनारायण सिन्हा अंग्रेजी में बोल रहे हैं, श्रीमान मैं उन संशोधनों को आपकी आज्ञानुसार पेश करता हूं जो श्री मुंशी के नाम से आए हैं। संशोधन यह है, प्रस्ताव अ के अंश में उन शब्दों के स्थान में जिनका जहां लिखा हुआ कि 12 सदस्य एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से चुने जाएंगे, इसको हटा दीजिए और 12 सदस्य कौन कौन होंगे यह शब्दावली लिख दीजिए। यह के मुंशी जी का संशोधन है जो मैं उनकी अनुपस्थिति में पेश कर रहा हूं। श्री सत्यनारायण जी सिन्हा ऐसा कह रहे हैं। बात को समझ गए? अब कौन कौन कमेटी में है? पंडित नेहरू, शरद चंद्र बोस, पटाभी सीतारामैया, गोविंद वल्लभ पंत, जयराम दास, विश्वनाथ दास,
गोपालस्वामी अयंगर, टेकचंद, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, टीपी खेतान साहब और एमआर मसानी और के मुंशी जी। तो आप कहेंगे ये नाम तो आपने पहले बता दिए। अरे बताए थे, तो मैंने उस समय यह कहा था कि 12 सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से होगा। अब उसमें संशोधन कर दिया कि नहीं, ये 12 सदस्य निम्न होंगे, इसका मतलब चुनाव नहीं होगा। 12 सदस्य कौन कौन होंगे, यही प्रस्ताव में रखा जा रहा है। फिर वो बोल रहे हैं यदि श्रीमान आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं आप दूसरा संशोधन भी पेश कर दूं। इसी बीच श्री गिब्बन साहब, जो अभी आपने नाम देखा था, श्री गिब्बन साहब अंग्रेजी में बोलते हैं, श्रीमान मुझे एक और कानूनी आपत्ति है। जब श्री मुंशी जिन्होंने इन संशोधनों की सूचना दी है सभा भवन में मौजूद नहीं है, तो क्या उनकी गैर हाजिरी में उन्हें कोई और पेश कर सकता है क्या? क्लियर हो रहा है? यूट्यूब जूम वालों क्लियर हो रहा है? वो ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, क्या उनकी ओर से कोई और पेश कर सकता है क्या? तो अध्यक्ष बोल रहे हैं अंग्रेजी में, मैं समझता हूं यदि अध्यक्ष की अनुमति मिल जाए तो उन्हें कोई भी पेश कर सकता है। क्या बात है, यदि अध्यक्ष की अनुमति मिल जाए तो उन्हें कोई भी पेश कर सकता है, ऐसा वो कह रहे हैं। लीजिए, फिर श्री सत्यनारायण सिन्हा बोल रहे हैं अंग्रेजी में, दूसरा संशोधन जो कि श्री मुंशी के नाम से आया है उसे मैं पेश कर रहा हूं, वह इस प्रकार से है। संविधान सभा की खूबसूरतियां देख लीजिए। ये जो संशोधन के मुंशी जी का है, इस संशोधन को श्री सत्यनारायण सिन्हा पढ़ रहे हैं और बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या संशोधन है? दूसरा कॉमा का संशोधन है। इसका मतलब आप अंदाज लगाइए कि हमारी संविधान सभा ने संविधान के निर्माण में जो 3 वर्ष का वक्त लिया, लगभग क्यों लगा वक्त? और संविधान निर्माता गजब के लोग थे, बहुत मेहनती लोग थे, खूब पढ़ कर आते थे। हालांकि वे खुद बहुत बड़े विद्वान थे, एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एक एक कॉमा को देख रहे हैं। मैं ये जो बताने जा रहा हूं ये आपको समझ में आए ना आए, पर कम से कम ये बात तो समझ में आ जाएगी कि एक एक कॉमा के लिए वो लड़ रहे थे। जरा देखिएगा, मैं संशोधन पेश कर रहा हूं के मुंशी जी के नाम से है, पर मैं पेश कर रहा हूं, सत्यनारायण सिन्हा ऐसा कह रहा है। वो कह रहे हैं कि अंश के अंत में लिखा है और उस शब्द को निकाल दिया जाए और अंश के अंत का पूर्ण विराम कॉमा में बदल दिया जाए और नीचे लिखा अंश उसमें जोड़ दिया जाए। वो कह रहा है और हिंदी का और जो लिखा हुआ है, इंग्लिश का जो एंड लिखा हुआ है, उस एंड को हटा दिया जाए और उसकी जगह पर कॉमा लगा दी जाए। ये है खूबसूरतियां। ऐसे हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसे ही संविधान थोड़ी बना लिया। गजब के लोग थे, गजब के लोग थे, गजब के लोग थे। फिर वो कह रहे हैं, एक और बात कह रहे हैं कि कमेटी में जो सीटें खाली है, खाली होने के बाद जहां तक हो सके जल्दी असेंबली के सदस्यों में से ही अध्यक्ष द्वारा पूरी कर दी जाएगी। वो कह रहे हैं कि भाई जो 12 सदस्यों के जो नाम हम लोगों ने रखे हैं उनमें से कोई सीट अगर खाली हो जाए तो उसको कैसे भरोगे? तो इस संदर्भ में हम लोग संविधान सभा के अध्यक्ष को पावर दे देते हैं कि वो इस सीट को भर पाएंगे जब उनकी इच्छा हो जाए। ऐसा वो कह रहे हैं, उनके नाम से रख रहे हैं। अब पीआर ठाकुर साहब बोल रहे हैं बीच में। साथ ही साथ ये भी प्रस्ताव रखा जा रहा है कि जो कोरम है वो 1/3 सदस्य रहेगा, ये भी संशोधन किया जा रहा है। फिर पीआर ठाकुर साहब जो कि बंगाल से हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, वो कह रहे हैं ये एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और ये स्वीकार की जाने वाली कमेटी उन विषयों पर विचार करेगी, ये मुकर्रर की जाने वाली कमेटी उन विषयों पर विचार करेगी जो केंद्र के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे। वो कह रहा है कि ये जो कमेटी बनने वाली है, ये कमेटी उन विषयों पर चर्चा करेगी जो केंद्र को कौन कौन से विषय दिए जाएंगे, उन विषयों पर चर्चा करेगी। मेरे मित्र माननीय श्री राजगोपालाचार्य ने देश भर में अमन चैन कायम करने के लिए तथा अकालों की रोकथाम करने के बारे में कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा श्री राजगोपालाचारी ने इतना बड़ा बड़ा भाषण अभी बोला इस कमेटी के गठन करने के संदर्भ में, लेकिन साहब अकाल के बारे में तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। क्या कह रहे? अकाल के बारे में तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, और देश में अमन चैन कैसे स्थापित हो उसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। ये दोनों चीजें आवश्यक है, और मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि हम बंगाली इनके कड़वे फल अच्छी तरह से चख चुके हैं। अभी हाल ही में हमें बंगाल में सांप्रदायिक दंगों का सामना करना पड़ा और अकाल भी पड़ चुका है। हमने स्थानीय सरकार से मदद मांगी, लेकिन वह मदद देने में असमर्थ थी और हम केंद्र से कोई अपील नहीं कर सके। दूसरी बात यह है कि जब अंतरिम सरकार बनी
तो वायसराय महोदय ने कहा कि यह सरकार प्रांतीय सरकारों के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेगी। यदि केंद्र सांप्रदायिक दंगा और अकाल का शिकार होने वाले प्रांतों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता तो वहां की जनता पर क्या बीतेगी, उसे ख्याल हमें करना होगा। अब सुनिएगा, आप भी सोच रहे होंगे यार अकाल की बात बीच में कहां से आ गई। आप भी सोच रहे होंगे ये सांप्रदायिक दंगों की बात बीच में कहां से आ गई। पीआर ठाकुर साहब ने बहुत सोच समझ कर कहा कि साहब मैं बंगाल से आता हूं और हमारा बंगाल अकाल का सामना कर रहा है और हमारा बंगाल सांप्रदायिक दंगों का भी सामना कर रहा है, और साहब बंगाल की सरकार इसके बारे में कुछ नहीं कर रही है। और क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि बंगाल की सरकार इस कार्य को करने में असमर्थ है और केंद्र सरकार उसके कार्य में हस्तक्षेप कर नहीं सकती है। तो सर आप जो इस कमेटी को जो विषय देने जा रहे हो उसमें कह रहे हो कि रक्षा संबंधी काम करेगा, यातायात से संबंधित काम करेगा, वित्त से संबंधित काम करेगा, तो सर हमारे वहां अकाल पड़ गया तो उसके बारे में कौन सोचेगा? सर हमारे यहां पर सांप्रदायिक दंगे फैल गए तो उसके बारे में कौन सोचेगा? ऐसा वह कह रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि यह कमेटी इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी ताकि देश भर में अमन चैन बनाए रखने और अकाल की रोकथाम करने के बारे में कार्रवाई की जा सके। दूसरी बात जो मैं इस परिषद के जरिए कांग्रेस हाईकमान के सामने लाना चाहता हूं यह है कि ना मालूम क्यों लोगों के दिल में यह ख्याल हो रहा है कि कांग्रेस हाईकमान जनता के प्रति हमदर्दी नहीं रखता, वह बंगाल की कीमत पर आजादी हासिल करना चाहता है। मैं आशा करता हूं ये कमेटी इस पहलू पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी ताकि भविष्य में बंगाल में ना तो सांप्रदायिक दंगे से पीड़ित हो सके और ना अकाल से। वो कह रहे हैं एक और पॉइंट है जिसकी मैं और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। लोगों में ये भावना फैलती जा रही है कि कांग्रेस हाईकमान बंगाल की जनता के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा है। लोगों के मन में यह विचार आ रहा है कि बंगाल की कीमत पर कांग्रेस हाईकमान देश को आजाद करना चाहता है। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कमेटी बंगाल में सांप्रदायिक दंगों पर भी विचार करेगी और बंगाल में जो अकाल पड़ा है उस पर भी विचार करेगी ताकि भविष्य में इस प्रकार की समस्याओं का सामना हमको नहीं करना पड़े। ऐसा ठाकुर साहब कह रहे हैं जो बंगाल से आते हैं। अब आ रहे हैं श्री जयपाल सिंह जी मुंडा साहब। डॉक्टर जयपाल सिंह जी मुंडा जानते हैं ना, आप अच्छी तरह से परिचित हो गए होंगे। बिहार से क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा, ये जब भी आते हैं कमाल करके जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी में बोल रहे हैं, अध्यक्ष महोदय ये बड़ी ही आकर्षक सूची है। अरे वाह, क्या लिखा कि आपने जो 12 लोगों की जो सूची दी ना बड़ी आकर्षक है। सुनना बड़े ध्यान से। मुझे इसके खिलाफ कोई व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है। मैं जानता हूं कि श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तावित किए गए नाम बड़े प्रसिद्ध व्यक्तियों के हैं, लेकिन अब जबकि श्री राजगोपालाचारी का कहना है कि बी के अंतर्गत अध्यक्ष कमेटी में 10 व्यक्तियों को और बढ़ा सकते हैं, तो मैं यहां कुछ कहने की आवश्यकता महसूस करता हूं। सर ये जो लिस्ट उपलब्ध करवाई है बड़ी आकर्षक है और ये देश के बहुत बड़े बड़े नाम है। देखिएगा, ये संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर जयपाल सिंह जी कह रहे हैं उस समय कि जिन लोगों को कमेटी में शामिल किया जा रहा है वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। बड़े आकर्षक सूची है। लेकिन सर आपने तो ये भी तो प्रस्ताव पारित किया है कि 10 लोग और होंगे, तो फिर मेरी इच्छा हो रही है कि मैं भी कुछ बोलूं। क्या इच्छा हो रही? इसका यह अर्थ है कि श्री राजगोपालाचारी ने हमारे जो अनुपस्थित मित्र हैं उनके लिए जगह छोड़ दी है। यदि उन्होंने यह बता दिया होता कि पहले प्रस्तावित 12 नामों के बाद अध्यक्ष जब जिन सदस्यों को नॉमिनेट करेंगे वह अमुक अमुक दल या गुट से होने चाहिए, तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। आपने 12 लोग कौन कौन होंगे ये बता दिया, तो ये भी बता देते कि 10 लोग कौन कौन होंगे या 10 लोग कौन कौन से ग्रुप से होंगे, कौन कौन से गुट से होंगे, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से होंगे, ये भी बता देते। अगर आप ऐसा बता देते तो मैं बोलता ही नहीं, पर चूंकि आपने बताया नहीं इसलिए बोलना मेरे लिए जरूरी हो गया। सूची देखने से प्रतीत होता है कि ये योजना एकता के लिए नहीं वरन समानता के लिए। मिसाल के तौर पर मैंने इस सूची में, अब सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर अंबेडकर साहब कहां हैं, संविधान सभा के 2 सत्र पूरे होने जा रहे हैं आज और डॉक्टर अंबेडकर साहब गायब कहां हैं। डॉक्टर अंबेडकर साहब की क्या शख्सियत थी, क्या उनका व्यक्तित्व था, कितने बड़े वो विद्वान थे, विषय के वो कितने बड़े जानकार थे। डॉक्टर जयपाल सिंह जी क्या कह रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा, जरा सुनिएगा क्या कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैंने इस सूची में डॉक्टर जयकर, डॉक्टर अंबेडकर तथा डॉक्टर देशमुख जैसे व्यक्तियों के नाम देखना पसंद किया होता। सर जो सूची आपने दी बहुत अच्छी है,
बहुत आकर्षक सूची है, लेकिन सर मैं चाह रहा था कि डॉक्टर जयकर का नाम होना चाहिए, सर मैं ये चाह रहा था कि डॉक्टर अंबेडकर का नाम होना चाहिए, सर मैं चाह रहा था कि मिस्टर देशमुख जी का नाम इसमें होना चाहिए। समझ रहे आप? आगे चलिए, अंग्रेजी में बोलते हैं सी राजगोपालाचारी। अध्यक्ष महोदय, क्या आप वक्ता से माइक्रोफोन के पास आकर बोलने की प्रार्थना करेंगे? मैं उनकी आवाज सुनने में असमर्थ हूं। साथियों, आप संसद की कभी बैठकों को देखते होंगे, लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें जब चलती है तब आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे माननीय सांसद संसद में बैठे होते हैं उनके सामने माइक होता है, तो उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, वो माइक पर अपना माइक ऑन करके वहां से बोल सकते हैं। आप लोग जानते हैं ना, संविधान सभा में सदस्यों के पास, सबके पास माइक नहीं थे, एक ही माइक था। जो भी बोलना चाहता था वो अपनी सीट से उठकर जाता और माइक्रोफोन पे जाकर बात अपनी रखता। बिल्कुल समझ में आ रहा है? एक ही माइक था संविधान सभा में। तो श्री राजगोपालाचारी ने कहा कि ये जो जयपाल सिंह जी जो बोल रहे हैं मुझे सुनाई नहीं दिया, तो क्या मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वो माइक्रोफोन पर आकर बोलेंगे? तो जयपाल सिंह जी क्या कह रहे हैं, बड़ी रोचक बात कह रहे हैं। आप लोग जानते हैं कल जयपाल सिंह जी का एक बहस हुई थी, कल आप लोगों को बताई गई थी, जबरदस्त बहस हुई थी। आज जयपाल सिंह जी क्या कह रहे हैं, और जयपाल सिंह जी ने कल टिप्पणी करते हुए यह भी कहा था कि मेरे बारे में, हमारे बारे में कुछ लोग फुसफुसा रहे हैं। याद आया? गजमोहन जी कह रहे हैं याद आया, वेरी नाइस। तो कुछ लोग हमारे बारे में फुसफुसा रहे हैं। तो अब जयपाल सिंह जी क्या कह रहे हैं? श्री जयपाल सिंह जी अंग्रेजी में, जब मैं कल चीख कर बोला तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने समझा कि मैं बहुत ज्यादा उग्र हो गया हूं, और मैंने अपने मन में सोचा कि आज मैं सवेरे से ही धीरे धीरे बोलूंगा। वो कह रहे हैं कि कल मैं जब चीख चीख के बोल रहा था तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत कह रहे हैं कि मैं गुस्सा हो रहा हूं। आपको मालूम है कल गोविंद वल्लभ पंत जी के जयपाल सिंह जी के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक हुई थी, तो वो कह रहा है कि वो पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को लगा कि मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा हूं, तो आज मैंने सुबह से ही तय कर दिया कि मैं जोर जोर से बोलूंगा। लेकिन अब श्री राजगोपालाचारी के फायदे के लिए चाहे पंडित गोविंद वल्लभ पंत कुछ भी महसूस क्यों ना करे, मैं तो चिल्ला कर ही बोलूंगा। कि श्री राजगोपालाचारी को सुनाई नहीं दे रहा है, आज मैं तो चिल्ला चिल्ला कर ही बोलूंगा, भले ही पंडित गोविंद वल्लभ पंत साहब कुछ भी महसूस करें। मैं श्री राजगोपालाचारी की सुविधा के लिए अपनी आवाज तेज करूंगा। अध्यक्ष साहब बीच में बोल रहे हैं, स्टार लगा हुआ है, वो कह रहे हैं ध्वनि विस्तारक यंत्र के सामने आकर चिल्लाने की इतनी आवश्यकता नहीं है। आप ध्वनि विस्तारक यंत्र के सामने आ जाओ ना, आपको वहां चिल्लाने की जरूरत ही नहीं है, वहां से क्यों जोर जोर से बोल रहे हैं आप? ऐसा अध्यक्ष साहब कह रहे हैं। तो श्री जयपाल सिंह जी वापस अंग्रेजी में बोल रहे हैं, यदि चारों ओर माइक्रोफोन लगे होते तो मुझे उस माइक्रोफोन के पास आने की आवश्यकता नहीं होती, तब तो यहीं से चारों ओर सदस्यों पर निगाह डालने से काम चल जाता। अब समझ में आ गया? मैंने पहले से कहा सब जगह पर माइक्रोफोन नहीं था, केवल एक ही माइक्रोफोन था, इसलिए हमको वहां आके बोलना पड़ता है, ऐसा वो कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि चारों ओर माइक्रोफोन होता तो मैं खड़े खड़े यहीं से बोल देता और सबको सुनाई दे देता, ऐसा वो कह रहे हैं जयपाल सिंह जी। मेरा निवेदन है कि जब श्री राजगोपालाचारी ने यह कहा कि भविष्य में अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होने वाले 10 सदस्यों के स्थान हमारे अनुपस्थित मित्रों के लिए सुरक्षित है, तो मैंने सोचा कि उन विभागों, गुटों और दलों का जिनका यहां बताए गए 12 व्यक्तियों के बीच कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, शामिल करने की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई। मैं जानता हूं कि जहां तक हमारे वर्ग का संबंध है, इस सभा का रुख आज भी वैसा ही प्रतीत होता है जैसा उनके प्रति अतीत काल से रहा है, कि उन्हें जीवन की अच्छी चीजों से हमेशा के लिए महरूम कर दिया जाए। अब डॉक्टर जयपाल सिंह जी कह रहे हैं कि साहब जिस समुदाय से मैं आता हूं उस समुदाय के साथ अतीत से ही भेदभाव होता रहा है और हमें हमेशा अच्छी अच्छी चीजों से महरूम किया जाता रहा है। जयपाल सिंह जी यहां इशारा कर रहे हैं इस कमेटी के महत्ता के बारे में। वो कह रहे हैं साहब ये जो कमेटी बन रही है वो बहुत महत्वपूर्ण कमेटी बन रही है और उसमें 12 जिन सदस्यों के नाम रखे मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन साहब हमारा भी तो प्रतिनिधित्व दीजिए। आपने मुझे एक एडवाइजरी कमेटी में कल मेंबर बनाया था, मैंने बताया था आपको जयपाल सिंह जी को मेंबर बनाया था, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि साहब अच्छी अच्छी कमेटियों में हमको नहीं बनाया जा रहा है। बात को समझ रहे हैं? वापस बोलता हूं, वो कह रहे हैं इस सभा का रुख आज भी वैसा ही प्रतीत होता है जैसा उनके प्रति अतीत काल में रहा है, कि उन्हें जीवन की अच्छी चीजों से हमेशा के लिए महरूम कर दिया जाए।
ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये मेरी अपनी धारणा है, चाहे वह ठीक भले ही ना हो सकता है कि कम महत्वपूर्ण कमेटियां हमारे साथ ईमानदारी से बर्ताव करें। जो मैं जिसकी ओर इशारा करना चाह रहा था, डॉक्टर जयपाल सिंह जी कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो कम महत्वपूर्ण कमेटियां हैं वो तो हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करे, लेकिन जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कमेटियां हैं वहां पर तो हमारा कोई प्रतिनिधित्व है ही नहीं। मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरी समझ में इसका कोई कारण नहीं आता है कि यहां भी कबीले वालों का कोई प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया जा सकता था। जब मैं ये कहता हूं कि इस कमेटी में मैंने डॉक्टर जयकर, डॉक्टर अंबेडकर तथा डॉक्टर देशमुख सरीखे धुरंधर पंडितों को देखना पसंद किया होता तो मैं कोई संशोधन पेश नहीं कर रहा होता। वाह! डॉक्टर जयपाल सिंह जी कह रहे हैं कि अगर मैं डॉक्टर अंबेडकर का नाम देख लेता, डॉक्टर जयकर का नाम देख लेता, डॉक्टर देशमुख का नाम देख लेता तो मैं कोई संशोधन पेश नहीं कर रहा होता। आई बात समझ में? पर एक बात है, डॉक्टर जयपाल सिंह जी ने कल एक बात कही थी कि हमारी ओर से तो आप पंडित नेहरू जी का नाम रख लेते तो ही हम लोग कह देते कि भाई हमको और कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कल पंडित नेहरू जी का नाम था नहीं। पर आज तो पंडित नेहरू जी का नाम है, आज तो पंडित नेहरू जी का नाम है। अब नया तर्क लेकर आए हैं वो जयपाल सिंह जी। उनके तर्कश में कई सारे तीर हैं। देखिए, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो लोग पढ़ते हैं वो एक दो तर्क पर डिपेंड नहीं रहते। जो लोग हमेशा अध्ययन करते रहते हैं, सतत अध्ययन करते रहते हैं, उनके पास तर्कों का बहुत बड़ा तर्कश होता है। देख लीजिएगा, इस कमेटी में मैंने डॉक्टर जयकर, डॉक्टर अंबेडकर तथा डॉक्टर देशमुख सरीखे धुरंधर पंडितों को देखना पसंद किया होता तो मैं कोई संशोधन पेश नहीं कर रहा, वरन अपना विचार प्रकट कर रहा हूं। जिन 12 सदस्यों के नाम ऊपर बताए गए हैं, मेरी समझ में उन्हीं की भांति ये भी उच्च कोटि की सेवा कर सकते हैं। वाह! वो कह रहे हैं डॉक्टर जयकर साहब, डॉक्टर अंबेडकर साहब, डॉक्टर देशमुख साहब, ये भी उन 12 सदस्यों की भांति देश की सेवा कर सकते हैं। उच्च कोटि के पंडित है। देखिए, शब्द बोला है, सरीखे धुरंधर पंडितों को, धुरंधर पंडित। अंबेडकर साहब, जयकर साहब, देशमुख साहब के लिए उन्होंने धुरंधर पंडित शब्द का प्रयोग किया। फिर वो क्या कह रहे हैं? मैं संशोधन पेश नहीं करता, किंतु मैं ये कहने के लिए लाचार हूं कि जब मैंने देखा कि इस कमेटी की सदस्यता से कबायली क्षेत्रों को एकदम दूर रखा गया है और इसके साथ ही हमारे उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों को भी जिनके नाम मैं पहले बता चुका हूं, तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। देखो, आपने कबीला के लोगों को नहीं लिया, साथ ही साथ आपने उन लोगों के भी नाम ले लिए जिनके नाम मैंने अभी लिए, उन लोगों को भी आपने कमेटी में नहीं रहा, तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ऐसा डॉक्टर जयपाल सिंह जी बोल रहे हैं। फिर सरदार हरनाम सिंह जी आ रहे हैं, अंग्रेजी में बोल रहे हैं। पहले भी मैं उनका नाम कई बार ले चुका हूं, पंजाब से आते हैं, अंग्रेजी में बोल रहे हैं। मेरी मंशा इस प्रस्ताव पर भाषण देने की नहीं है, किंतु मैं ये अवश्य कहना चाहता हूं कि ये एक ऐसी कमेटी नहीं है जिसमें सांप्रदायिक अथवा कबायली प्रतिनिधित्व आवश्यक, परम आवश्यक हो। वो कह रहे हैं कि अरे यार, इस मुद्दे पर आप ये क्यों बात कह रहे हो? ये कोई ऐसी कमेटी थोड़ी है जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, अलग अलग धर्म के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ऐसी कमेटी नहीं है। सरदार हरनाम सिंह जी कह रहे हैं। कहां से आते हैं? पंजाब से आते हैं। और अगर सरदार हरनाम सिंह जी को पहले आपने पढ़ा हो, पहले अगर सुना हो, तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतर ढंग से उनकी बातों को समझ सकते हैं। आगे वो बोल रहे हैं, जैसा कि प्रस्ताव में बताया गया है, इस कमेटी का उद्देश्य यूनियन विषयों की व्यापकता स्थिर करना नहीं है। इसलिए मैं सभा से निवेदन करता हूं कि उसका कोई सदस्य सांप्रदायिक अथवा कबायली प्रतिनिधित्व के लिए आग्रह न करे। इस कमेटी में इस सभा के सर्वोत्तम व्यक्तियों को शामिल होना चाहिए जो यूनियन विषय के क्षेत्र और सीमा के बारे में अपनी रिपोर्ट तैयार करके पेश करे। जब यह रिपोर्ट सभा के सामने आएगी, तब हम जो कुछ चाहेंगे वह सुझाव पेश कर सकेंगे। अभी इन मुद्दे पर चर्चा मत कीजिए कि इस धर्म के लोग नहीं है, उस क्षेत्र के लोग नहीं है। यह कमेटी बहुत अच्छी है, श्रेष्ठ लोग हैं, ऐसा श्री हरनाम सिंह जी कह रहे हैं, जो कि पंजाब से है। और प्रोफेसर एनजी रंगा साहब, जो कि मद्रास से हैं, प्रोफेसर है, और आपको बताया था 23 जनवरी को कि ये किसान आंदोलन के बहुत बड़े नेता है। प्रोफेसर एनजी रंगा साहब अंग्रेजी में बोल रहे हैं, मद्रास से। अध्यक्ष महोदय, मैं ये सुझाव देना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर का नाम इस सूची में शामिल कर लिया जाए। अरे वाह, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रोफेसर एनजी रंगा साहब कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का नाम इस सूची में शामिल कर लिया जाए। और वो तो यहां तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बताओ क्या कह रहे हैं?
वो कह रहा है कि साहब 12 लोगों की ये जो सूची है उनमें से किसी एक व्यक्ति को कहो कि अपना नाम वापस ले ले, ताकि उसकी जगह पर किसका नाम लाया जा सके, डॉक्टर अंबेडकर का नाम लाया जा सके। जनवरी 1900 से आया है। सत्यनारायण सिन्हा जी 25 जनवरी 1947 को संविधान सभा का सत्र स्थगित करने के संदर्भ में एक प्रस्ताव रखने जा रहे हैं। क्या प्रस्ताव है? सभा की यह प्रारंभिक बैठक अप्रैल की उस तारीख तक स्थगित होती है जिसे आगे चलकर स्वयं अध्यक्ष तय कर सकेंगे। सत्यनारायण सिन्हा जी एक प्रस्ताव रख रहे हैं, संविधान सभा के सारे मेंबर्स को अलग अलग प्रस्ताव रखने का मौका मिल रहा है। इस संविधान सभा का सत्र स्थगित करने का प्रस्ताव रख रहा है। कह रहे हैं कि अगली बैठक अप्रैल को होगी। अप्रैल को किस तिथि को होगी, उस तिथि का निर्धारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे, अध्यक्ष साहब करेंगे। इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जा रहा है। और इस प्रकार का जब प्रस्ताव लाया गया फिर क्या होता है वो जरा देखिएगा। श्रीमान, मैं बता सकता हूं कि प्रारंभिक अधिवेशन की अगली बैठक में हम कार्यक्रम और यूनियन कमेटी की रिपोर्ट और अन्य किन्हीं विषय पर जो सभा के सामने आ सकते हैं विचार करेंगे। इसका सीधा सा मतलब है संविधान सभा का तीसरे सत्र पर जब हम लोग एक बार वापस एकत्रित होंगे 28 अप्रैल को, डेट अभी फिक्स नहीं है, ये तो मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि हमको तो पता ही है, अभी तो हम जनवरी 1947 में है तो डेट तो तय है नहीं। तो वो कह रहे हैं कि जब संविधान सभा का तीसरा सत्र या अगला सत्र जो कि अप्रैल माह में होगा, किस तिथि को होगा पता नहीं, तिथि अध्यक्ष आप तय करेंगे। तो उसमें कौन कौन से कार्यक्रम होंगे? एक तो कार्यक्रम आम कार्यक्रम होता है, नए मेंबर आएंगे तो साइन करवाएंगे। दूसरा यूनियन कमेटी जो अभी हमने बनाई 12 लोगों की, इसकी रिपोर्ट पर विचार करेंगे और कोई नया विषय आएगा तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसा प्रस्ताव श्री सत्यनारायण सिन्हा जी रख रहे हैं। इसके बाद के संथानम जी जो कि मद्रास से हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, श्रीमान हमें यहां पर एक वैधानिक आपत्ति, वो कह रहे हैं मुझे एक सर प्रॉब्लम है, ये जो प्रस्ताव रखा गया उस पर मुझे एक वैधानिक आपत्ति है। क्या आपत्ति है? मैं नहीं समझता हूं कि जैसा अभी कहा गया है उस तरह तारीख को अनिश्चित कैसे छोड़ा जा सकता है, क्योंकि नियम 21 के पहले खंड में लिखा है कि अध्यक्ष अधिवेशन स्थगित करेंगे। वो कुछ और बोल रहे हैं, उसी बीच में अध्यक्ष साहब उन्हें रोक लेते हैं। एक्चुअली में के संतानम साहब को आपत्ति है कि साहब आप कह रहे हो कि अगला अधिवेशन अप्रैल में होगा, लेकिन तिथि तो आपने तय नहीं की, तो अनिश्चित समय के लिए आप कैसे सदन को स्थगित कर सकते हो? तो अध्यक्ष साहब इंग्लिश में बोल रहे हैं, मेहरबानी करके माइक्रोफोन पर आप आ जाइए। तो श्री मोहनलाल सक्सेना जी बोल रहे हैं, बीच में स्टार लगा हुआ है, संयुक्त प्रांत से आते हैं, मैं प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं। हेलो, सत्यनारायण सिन्हा जी ने प्रस्ताव रखा, मोहनलाल सक्सेना जी ने उन प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। और के संतानम कह रहे साहब डेट तय नहीं करी ना, आपने सभा स्थगित करने का प्रस्ताव रख दिया। यार सर मैं तो कोई इसमें वैधानिक आपत्ति है। इस बीच में सेठ गोविंद दास जी बोल रहे हैं, स्टार लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब किस में बोल रहे हैं? हिंदी में बोल रहे हैं। अध्यक्ष जी मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव की क्या जरूरत है? लो कर लो बात। एक जना कह रहा है साहब आपने तिथि तय नहीं की तो स्थगित कैसे कर रहे हो? एक जना कह रहा है साहब इस प्रस्ताव की जरूरत ही कहां है, इस प्रस्ताव की जरूरत ही क्या है? यह अध्यक्ष जी के हाथ में है कि वह इस सभा का अधिवेशन कब बुलाए। पहले भी जब अधिवेशन स्थगित हुआ था तब क्या कोई प्रस्ताव पारित किया गया था? क्या प्रथम अधिवेशन जब स्थगित हुआ था तब कोई प्रस्ताव पारित किया गया था क्या? जब उस समय पारित नहीं किया गया तो अभी क्यों पारित कर रहे हो? अध्यक्ष के हाथ में, वो कभी भी बैठक बुला सकते हैं। नियमों की जानकारी नहीं है इसलिए वो ऐसा कह रहा है, अभी बताएंगे आपको। इसलिए मेरा ख्याल है कि इस प्रस्ताव की कोई जरूरत ही नहीं है। आज ये अधिवेशन स्थगित हो रहा है, जब आपको अधिकार है तब आप बुला लेना, बस प्रस्ताव की जरूरत कहां है? तब अध्यक्ष साहब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं जरा सुनिएगा अंग्रेजी में। 21वें नियम, आप लोगों को याद होगा प्रथम अधिवेशन के अंतर्गत मैंने नियम समिति के द्वारा बनाए गए सारे नियम आपके सामने रखे थे। वो कह रहे हैं कि 21वें नियम के मुताबिक सभा की बैठक उन तारीखों को होगी जिनको समय समय पर अध्यक्ष तय करता हो, किंतु इसमें एक शर्त है कि अध्यक्ष कभी भी एक बार में 3 दिन से अधिक समय के लिए अधिवेशन को स्थगित नहीं करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। वो कह रहे हैं कि साहब ये जो संविधान सभा का जो अधिवेशन है, इस अधिवेशन को अध्यक्ष स्थगित कर सकता है और अध्यक्ष उसकी अगली तिथि तय करेगा, लेकिन साहब 3 दिन से ज्यादा अध्यक्ष स्थगित नहीं कर सकता है। और 3 दिन से ज्यादा अगर संविधान सभा का सत्र स्थगित करना है तो अध्यक्ष को संविधान सभा से अनुमति लेनी होगी। सुन लीजिएगा,
एक बार में 3 दिन से अधिक समय के लिए अधिवेशन को स्थगित नहीं करेंगे और यदि वह ऐसा करना चाहेंगे तो उसके लिए सभा की अनुमति आवश्यक होगी। निष्कर्ष यह है कि इस नियम के अंतर्गत यदि अधिवेशन को 3 दिन से अधिक समय के लिए स्थगित करना है तो सभा की अनुमति लेना आवश्यक है, इसलिए यह प्रस्ताव रखवाया गया है। इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? नियम जानो भाई। अब के संतानम साहब अंग्रेजी में बोल रहे हैं। मेरा कहना यह है कि अधिवेशन सभा की अनुमति से एक निश्चित तारीख तक के लिए स्थगित होना चाहिए, अन्यथा अध्यक्ष को 30 दिन की ढिलाई मिल सकती है, जबकि उन्हें इस बारे में केवल 3 दिन की गुंजाइश दी गई है। मैं प्रस्ताव के गुण दोष के विचार से उस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। नियम निर्माण समिति ने नियमों को बड़ा कठिन बना दिया है और उसे देखते हुए मेरी समझ में यह ठीक ना होगा अगर हम नियमों को सही अर्थ नहीं लगाते हैं, ऐसा के संतानम साहब कह रहे हैं। फिर अध्यक्ष साहब अंग्रेजी में बोल रहे हैं 21वें नियम के मुताबिक सभा की बैठक उन तारीखों को होगी जिनको समय समय पर अध्यक्ष तय करे, किंतु इसमें शर्त यह है कि अध्यक्ष कभी भी एक बार 3 दिन से अधिक समय के लिए अधिवेशन को स्थगित नहीं करेंगे और यदि वे ऐसा करते हैं तो इसके लिए उन्हें सभा की अनुमति लेनी होगी। इस नियम में यह नहीं बताया गया है कि अधिवेशन एक निश्चित तारीख के लिए स्थगित होना चाहिए। अध्यक्ष कितने दिन के लिए भी स्थगित हो सकता है अगर सभा स्वीकृति दे देती है, तो किस तिथि को अगला अधिवेशन होगा यह हम क्यों तय कर रहे हैं? अगला अधिवेशन अप्रैल में होगा, बस यही काफी है ना, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं। इसमें जो कुछ बताया गया वह इतना ही है कि यदि अधिवेशन 3 दिन से अधिक समय के लिए स्थगित करना है तो सभा की मंजूरी लेनी पड़ेगी। इसी बीच माननीय एक सदस्य बीच में बोलते हैं, वो कह रहे हैं 68वां नियम जो है आपको मदद दे सकता है। अध्यक्ष बोल रहे हैं फिर वापस, मैं समझता हूं 21वां नियम ही ठीक है, 68वें पर जाने की जरूरत नहीं है। फिर आ रहे हैं एचवी कामत साहब, ये मध्य प्रांत और मद्रास से। बड़े ध्यान से नाम सुन लीजिएगा, क्योंकि तीसरे सत्र से लगाकर फिर 12वें सत्र तक जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहेंगे उनमें एचवी कामत साहब भी एक है। हरि विष्णु कामत साहब क्या बोल रहे हैं, जरा उनकी बात को सुनिएगा। यद्यपि मैं सिद्धांत इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करता, फिर भी मैं चाहता हूं कि इसे अधिक स्पष्ट और साफ होना चाहिए। जब हमारी पिछली बैठक दिसंबर में हुई थी तो हमने आशा की थी कि प्रारंभिक अधिवेशन उसी महीने में खत्म हो जाएगा। तब हमारी बैठक जनवरी के लिए स्थगित हो गई। अब हम फिर अप्रैल तक के लिए टाल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि प्रारंभिक अधिवेशन 6 महीने से भी ऊपर चला जाएगा। यार कर क्या रहे हो? 6 महीने तक हमारे काम ही नहीं हो पा रहा, छोटी छोटी बातें ही हो पा रही, तो हमारा प्रारंभिक अधिवेशन जो है वो भी 6 महीने के लिए चला जा रहा है। इसका मतलब यह है कि प्रारंभिक अधिवेशन 6 महीने से भी ऊपर चला जाएगा। उन माननीय सदस्यों को जो आज अनुपस्थित है, यह साफ साफ बता देना चाहिए कि सभा निश्चय करती है कि भविष्य में उसका अधिवेशन स्थगित नहीं किया जाएगा। जब हम प्रारंभिक अधिवेशन में उन सदस्यों का सहयोग पाने के लिए उत्सुक थे, हम उन लोगों का जो आज अनुपस्थित है सहयोग पाने की इच्छा रखते हैं और हम चाहते हैं कि वह संविधान बनाने में हमारा काम बटाए, हमारा हाथ बटाए। लेकिन यह सब होते हुए भी क्योंकि कुछ लोग अनुपस्थित हैं, हम प्रारंभिक अधिवेशन को बारंबार स्थगित नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं यह विचार इस प्रस्ताव में शामिल कर लिया जाए कि बैठक अधिक दिनों के लिए स्थगित नहीं की जाएगी, कि उसकी तारीख अप्रैल के बाद जाकर पड़े और इस प्रारंभिक अधिवेशन को फिर भविष्य में और स्थगित नहीं किया जाए। एचवी कामत साहब कह रही है बार बार आप अधिवेशन जो स्थगित कर रहे हो ना, ये मुझे पसंद नहीं है। अधिवेशन क्यों स्थगित कर रहे हो? क्योंकि कुछ लोग आए नहीं। तो कब तक आएंगे वे लोग? वे लोग आएंगे नहीं तो आप बार बार स्थगित करते रहोगे क्या? उनको बता दो जो लोग नहीं आ रहे हैं कि भाई साहब हम इतने दिन तक इंतजार करेंगे। आप बता भी नहीं रहे हो और बार बार स्थगित कर देते हो। अध्यक्ष आप बोल रहे हैं फिर अंग्रेजी में कि आप कोई संशोधन पेश कर रहे हो क्या? एचवी कामत साहब को कह रहे हैं कि आप कोई संशोधन पेश कर रहे हो? तो एचवी कामत साहब कह रहे हैं यदि आप चाहे तो मैं संशोधन पेश करूंगा। वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कामत साहब आपको संशोधन पेश कर रहे हो क्या? तो कामत साहब क्या, अगर आप चाहो तो मैं पेश कर लेता हूं। तो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं नहीं नहीं मेरी कोई इच्छा नहीं है। अध्यक्ष साहब कह रहे हैं मुझे इस बारे में कोई चाह नहीं है। तो एचवी कामत साहब कह रहे हैं आपकी चाह हो या नहीं हो मैं तो पेश करूंगा। देखिए चारों तक की सेंटेंस वापस सुनिए। अध्यक्ष साहब बोल रहे हैं एचवी कामत साहब को, क्या आप कोई संशोधन पेश कर रहे हैं? कामत साहब बोल रहे हैं यदि आप चाहें तो मैं संशोधन पेश करूंगा। अध्यक्ष साहब वापस बोल रहे हैं नहीं मुझे इस बारे में कोई चाह नहीं है। एचवी कामत साहब कह रहे हैं मैं तो पेश करूंगा।
आ रहा है मजा? यही खूबसूरतियां है, यही तीखी नोक झोंक है, कभी कभी मीठी नोक झोंक भी देखने को मिलती है। अब एन गोपाला स्वामी आयंगर जो कि मद्रास से हैं वो बोल रहे हैं, श्रीमान मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उन विचारों पर फिर दृष्टि डालें जो इस सिलसिले में आपने पहले प्रकट किए हैं। मैं समझता हूं कि श्री संतानम का कथन बिल्कुल दुरुस्त है। 21वें नियम का परिवर्ती अंश ये है। फिर वो नियम 21 क्या कहता है उसको वो सुनाना शुरू कर देते हैं और वो कह रहे हैं कि संतानम साहब जैसा कह रहे हैं उसको आप मंजूर कर लीजिए। फिर अध्यक्ष साहब कह रहे हैं अंग्रेजी में, इस विषय पर कानूनी आपत्ति प्रकट की जा चुकी है और उस पर मैं अपनी रूलिंग दे चुका हूं। मैं नहीं समझता हूं कि जब हमारी बैठक स्थगित होने जा रही है तो उस समय अगली बैठक के लिए मुझे तारीख निश्चित कर देनी चाहिए। मैं तारीख बाद में निश्चित कर सकता हूं। यह सुझाव अभी हाल ही में पेश भी किया जा चुका है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे मजबूर मत करो कि अगली तारीख कब होगी, इतना बता दिया कि अप्रैल में होगा, अप्रैल में कब होगा बता दूंगा, आप मुझे मजबूर मत करिए, ऐसा अध्यक्ष साहब कह रहे हैं। माननीय श्री राजगोपालाचारी अंग्रेजी में बोल रहे हैं, बैठक 3 दिन से अधिक समय तक स्थगित करने के लिए सभा की मंजूरी मिलने पर अध्यक्ष को समय समय पर अधिकार होगा कि वह 3 दिन के बाद कोई भी तारीख मुकर्रर करे। एचवी कामत साहब अब आ रहे हैं अंग्रेजी में बोलते हुए अपने प्रस्ताव को लेकर। आपकी अनुमति से श्रीमान मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुकर्रर करे शब्दों के बाद एक कॉमा लगा दी जाए और उसके आगे निम्न शब्द जोड़ दिया जाए और इस सभा की प्रारंभिक बैठक को और आगे स्थगित नहीं किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि नियम जो लिखा हुआ है ना वो नियम ठीक है, पर इसके आगे एक और शब्दावली जोड़ दो कि आगे से और स्थगित नहीं की जाएगी। संविधान सभा के मेंबर्स चाह रहे थे जल्दी से जल्दी संविधान बने। पंडित नेहरू जी चाह रहे थे कि सभा को अब और ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जो भूखी जो जनता है, हमारे देश की ऐसी जनता जिनके बदन पर कपड़े नहीं है, वो इंतजार कर रही है सैकड़ों वर्षों से। एचवी कामत साहब भी कह रहे हैं नहीं नहीं, बार बार सभा को स्थगित मत करो। आप देखिए कितने खूबसूरत चीजें हो रही हैं। इस बीच में सेठ गोविंद दास जी बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं क्योंकि स्टार लगा हुआ नहीं है। सभापति जी, मिस्टर कामत ने जो सुधार पेश किया मैं उसका विरोध करना चाहता हूं। लीजिए सभापति जी, मिस्टर कामत ने जो सुधार पेश किया है उसका मैं विरोध करना चाहता हूं। बात यह है कि परिस्थितियां बदलती रहती है। आज हम ये समझते हैं कि अप्रैल से आगे हम इस प्राथमिक अधिवेशन को स्थगित नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय यदि हमें इस बात की जरूरत मालूम हुई कि हमको इसको बढ़ाना चाहिए तो हम इस प्रस्ताव से बंध जाएंगे और आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ये तो अनुचित बात है। सेठ गोविंदास जी ये कह रहे हैं कि साहब जो कामत साहब ने प्रस्ताव रखा मैं उससे सहमत नहीं हूं, मैं उसका विरोध करता हूं, क्योंकि अगर स्थगित नहीं की जाएगी, ऐसा लिख दिया बाय द वे अप्रैल में क्या परिस्थिति होगी हमको क्या पता। इसलिए साहब अगर ऐसा लिख दिया तो हम हमेशा के लिए बंद जाएंगे, इसलिए ऐसा मत लिखो, मैं इनका विरोध करता हूं। फिर कह रहे हैं इसलिए मैं समझता हूं कि जो सत्यनारायण सिंह जी का प्रस्ताव है उसे हमें पास करना चाहिए, ना हमें कोई तारीख मुकर्रर करनी चाहिए कि हम अप्रैल में कब मिलेंगे, और ना ही यह स्वीकार करना चाहिए कि आगे हम उसे स्थगित नहीं करेंगे। इसलिए मैं इस संशोधन का जो मिस्टर कामत ने रखा है उसका विरोध करता हूं। वो कह रहे हैं ना तो हमको तारीख मुकर्रर करनी चाहिए और ना ही हमें यह लिखना चाहिए कि आगे कभी स्थगित नहीं होगा। इसलिए मैं मिस्टर कामत के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है उसका विरोध करता हूं। अध्यक्ष साहब अंग्रेजी में बोल रहे हैं, क्या कोई और बोलना चाहता है? सभी सदस्य बोल रहे हैं अंग्रेजी में नहीं नहीं नहीं। फिर अध्यक्ष फिर बोलते हैं, श्री सत्यनारायण सिन्हा क्या आप जवाब देना चाहते हैं? तो श्री सत्यनारायण सिन्हा अंग्रेजी में बोल रहे हैं, जब यह प्रस्ताव तैयार किया गया तो हमने इस प्रश्न के हर एक पहलू पर विचार किया और हमने इस बारे में कोई जिक्र न करने का फैसला किया कि प्रारंभिक अधिवेशन की भविष्य में और बैठक बुलाने का कोई मौका आएगा या नहीं। मैं कामत जी से अपील करता हूं कि वह अपना संशोधन वापस ले ले। मैं नहीं समझता हूं कि उनके अपने इस संशोधन पर आग्रह करने से कोई मतलब हल हो सकेगा। वो कह रहे हैं सत्यनारायण सिन्हा जी कि मैं कामत साहब आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप अपना संशोधन वापस ले लो, इससे किसी समस्या का हल नहीं होगा। तो कामत जी क्या बोल रहे हैं? कामत जी अंग्रेजी में बोल रहे हैं, स्थिति जैसी है वैसा मैंने पेश किया है। तो माननीय सदस्य कह रहे हैं ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अब थोड़ा सा कुछ वहां हो रहा है गड़बड़। तो एचवी कामत साहब अंग्रेजी में कह रहे हैं मैं संशोधन वापस लेने जा रहा हूं। अब कामत जी अपना संशोधन क्या ले रहे हैं? वापस ले रहे हैं।
अध्यक्ष साहब, अब मैं प्रस्ताव पर वोट ले लेता हूं। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। सत्यनारायण सिन्हा जी का प्रस्ताव क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। अब लास्ट काम आ रहा है। हमारे संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, उन उपाध्यक्ष को बधाइयां दी जा रही है। आप भी बधाई देना चाहेंगे? संविधान सभा के नए उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी, पहले उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी निर्वाचित हो गए हैं, आज ही निर्वाचित हुए। उन्हें बधाइयां दी जा रही है। हाँ, बधाई दे दी है हमारे एक भाई ने, दीपक कुमार वर्मा जी ने, उन्होंने लिख भी दिया है बधाई। और रमेश कुमार जी कह रहे हैं बधाई मुखर्जी साहब, क्या बात है। सत्यवान जी, प्रकाश पंचोली जी, वाह। छगन मोदी जी, अब जल्दी से आ जाइए, नहीं तो अपना समय ज्यादा लग जाएगा। समय कितना हुआ है? 9:30 बज गए हैं। ओके, उपाध्यक्ष को बधाई। पहले अध्यक्ष बोल रहे हैं अंग्रेजी में, इसके बाद हमारा काम समाप्त हो जाता है। कुछ मित्रों का सुझाव है कि सदस्यों को मौका दिया जाए कि वे डॉक्टर मुखर्जी के उपाध्यक्ष चुने जाने पर उन्हें बधाई दे। किसी व्यक्ति द्वारा बधाई दी जाने से पहले मैं ही उन्हें अपनी ओर से सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं। क्या कोई बोलना चाहता है? अब तो रेवरेंड जेरोम डिसूजा, जो कि मद्रास से हैं, वो अंग्रेजी में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं जरा सुनिएगा और कई बातें स्पष्ट हो जाएगी। मैंने हालांकि आपको कल ही बता दिया था कि हरेंद्र कुमार मुखर्जी नाम हिंदू वाला नाम प्रतीत होता है, लेकिन ये आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन नहीं है, ये भारतीय ईसाई है, इंडियन क्रिश्चियन है। और बिल्कुल आपको बताया था कि एंग्लो इंडियन और इंडियन क्रिश्चियन में क्या फर्क है, बताया था बिल्कुल। तो डिसूजा साहब बधाई देने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सभा के उपाध्यक्ष चुनने के लिए मुझे डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी को दिली मुबारकबाद देने में बहुत खुशी है। मुझे विश्वास है कि मैं इस मुबारकबाद के जरिए इस गौरवशालिनी सभा की भावनाओं को भी जाहिर कर रहा हूं। डॉक्टर मुखर्जी वह व्यक्ति है जिन्हें हमारे देश की प्रत्येक जाति व वर्ग आदर की दृष्टि से देखता है। उन्होंने बंगाल में एक शिक्षा विशारद की हैसियत से प्रशंसनीय काम किए हैं। उनका संबंध एक ईसाई संस्था से, लीजिए क्लियर हो रहा है, उनका संबंध एक ईसाई संस्था से है जिसने अन्य ईसाई संस्थाओं के साथ मिलजुल कर काम किया है। उनकी विचारशीलता, उनकी देशभक्ति, उनके विनम्र और आकर्षक स्वभाव से सब परिचित है। और श्रीमान, मुझे विश्वास है कि यदि उन्हें किसी और मौके पर इस सभा की कार्यवाही का संचालन करना पड़ा तो वह उसे उस ढंग से पूरा करेंगे जिसे मैं अगर शानदार ना कहूं तो यही कहूंगा कि वह आपके ढंग से मिलता जुलता होगा जिसकी आपने मिसाल पेश की है। मैं इस विषय पर सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। एक बार फिर डॉक्टर मुखर्जी को हार्दिक बधाई देते हुए इस काम में उनकी सफलता के लिए शुभकामनाएं प्रकट करता हूं। ठीक। श्री विश्वनाथ दास उड़ीसा से हैं, अंग्रेजी में बोल रहे हैं। श्रीमान, संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने जाने के लिए मैं डॉक्टर मुखर्जी को हार्दिक बधाई देता हूं। डॉक्टर मुखर्जी इस पद के लिए पूर्णतया योग्य है। उनके चुनाव से साबित हो जाता है कि अल्पसंख्यक जातियों को बहुसंख्यक जातियों से किसी भी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए। उनको चुनकर अल्पसंख्यक जातियों के अलावा बंगाल को भी सम्मान प्रदान किया गया है। मुझे मालूम है अखिल भारतीय ईसाई संघ के अध्यक्ष होने के कारण उन्हें सांप्रदायिकता के दलदल में खींचने के लिए अनेक बार कोशिशें की जा चुकी है। उन्होंने सफलतापूर्वक इन प्रयासों का सदा विरोध किया है। मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वह इस परंपरा को निभाते रहेंगे और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में सफलता प्राप्त करेंगे। हम उन्हें अपना सहयोग देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं उनके मार्ग प्रशस्ति की कामना करता हूं। अब श्री एच.जे. खांडेकर साहब हिंदी में बोल रहे हैं, अंग्रेजी का चिन्ह लगा हुआ नहीं है। सभापति जी, मैं डॉक्टर मुखर्जी को बधाई देता हूं। मैं यहां उस जाति से आता हूं जिसे आज हरिजन कहते हैं। इस देश के अंदर यह जाति 9 करोड़ के करीब है और उनकी ओर से मैं डॉक्टर साहब को बधाई देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि सभा का वह काम बहुत ठीक तरीके से करके सारे प्रश्नों को हल करेंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। फिर डॉक्टर जोसेफ डिसूजा आते हैं, बंबई से हैं। अध्यक्ष महोदय, अपने मित्र जेरोम डिसूजा के प्रत्येक शब्द का मैं समर्थन करता हूं। यानी 2 डिसूजा है। मैं समर्थन करता हूं जो उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी के उपाध्यक्ष चुने जाने के संदर्भ में कहे हैं। डॉक्टर मुखर्जी उन 5 उपाध्यक्षों में पहले उपाध्यक्ष हैं जो निकट भविष्य में इस महती सभा के लिए नियुक्त होने वाले। श्रीमान,
यदि मैं इस समय डॉक्टर मुखर्जी का संबंध खासकर उस संप्रदाय से व्यक्त करूं जिस संप्रदाय इस महान राष्ट्र के भारतीय ईसाई संप्रदाय का मैं स्वयं हूं, तो इसके लिए मुझे क्षमा किया जाए। श्रीमान, मैं समझता हूं और अनुभव करता हूं कि डॉक्टर मुखर्जी की नियुक्ति के द्वारा वास्तव में भारत के भारतीय ईसाई संप्रदाय को सम्मानित किया गया है। श्रीमान, क्या मैं इस अवसर पर मैं भारतीय ईसाइयों की को एडवाइजरी कमेटी में प्रतिनिधित्व मिलने का उल्लेख कर सकता हूं? हमें इस कमेटी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला हुआ है और मैं डॉक्टर मुखर्जी से आशा करता हूं कि वह एडवाइजरी कमेटी के इस विभाग को अपनी पूर्ण योग्यता द्वारा हर मुमकिन मदद करेंगे ताकि वह भारतीय ईसाई जाति के मामलों को पूर्ण संतोषजनक नीति से निपटा सके। जैसा कि फादर जेरोम आपको पहले ही बता चुके हैं, डॉक्टर मुखर्जी ने दरअसल बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। बंगाल प्रांत में उन्होंने ये साबित कर दिया कि राजनीतिज्ञता के मामलों में तथा अन्य सभी दिशाओं में वो भारत के उस भाग के जगमगाते हुए सितारे हैं। आप समझ पा रहे हैं इन शब्दों को? संविधान सभा में जो भी मेंबर बने वो कैसे लोग थे, उनकी शख्सियत क्या थी, उनका व्यक्तित्व क्या था, ये आप जान रहे हैं संविधान सभा के अन्य सदस्यों से। फिर कहते हैं, श्रीमान, यह बिल्कुल संभव है कि वह भी किसी दिन उन्हें इस सभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करनी पड़े और यदि कभी ऐसा मौका आता है तो जैसा कि फादर जेरोम ने कहा, मुझे विश्वास है श्रीमान, वह अपना काम उतनी ही अच्छी तरह से दिखाएंगे जितनी अच्छी तरह से करने का श्रेय प्राप्त है। ऐसा वो बधाई देते हैं। फिर इसके बाद में डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी साहब खुद बोल रहे हैं और वो जो बातें बोलेंगे उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। बहुत छोटा सा संबोधन है उनका और वो बातें रोंगटे खड़ा कर देगी आपका। रोंगटे बिल्कुल कैसे, जरा देखिएगा। डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी बंगाल से। अध्यक्ष महोदय, देवियों और सज्जनों, मैं यकीन करता हूं कि आप मुझे यहां आप बीती सुनाने के लिए पहले से ही क्षमा करेंगे। अंग्रेजी में बोल रहे हैं एच.सी. मुखर्जी। वो कह रहे हैं कि मैं पहले से आपसे माफी मांग लेता हूं क्योंकि मैं अपनी आप बीती सुनाने वाला हूं। कैसी आप बीती, जरा देखिएगा। मैं आपके सामने वह कहानी बयान करने जा रहा हूं कि मैं ईसाई सांप्रदायिकता के दलदल से निकलकर कैसे राष्ट्रवादी ईसाई बना। सुन लीजिए, यह मेरे जीवन की केवल एक आकस्मिक घटना थी जिसने मुझे राजनीति के मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि वो तो बहुत अच्छे शिक्षाविद थे, वो राजनीति में कैसे आए बता रहे। ये और कुछ नहीं, सिर्फ एक जिद की बात थी। कुछ लोगों ने मुझे चुनाव में खड़े होने के लिए उकसाया। मैं चुनाव में खड़े होना नहीं चाहता था। कुछ लोगों ने चुनाव में मुझे खड़े होने के लिए उकसाया, किंतु जब वक्त आया तो वह मेरा साथ छोड़कर लंबी तान कर सो गए। पहले तो कुछ लोगों ने मुझे चुनाव में खड़ा होने के लिए उकसाया और जब जरूरत पड़ी तो मुझे छोड़ दिया और लंबी तान कर सो गए। ऐसा मुखर्जी साहब कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं, पर मैंने ये दिखा देने का पक्का इरादा कर लिया कि यद्यपि अभी तक 16 आना एक अध्यापक ही रहा हूं, फिर भी एक अध्यापक के लिए संभव है कि वह रुपया ऐंठने वाले किसी भी मतदाता से बेहतर आदमी हो सकता है। वाह! वो कह रहे 16 आना, मैं तो टीचर हूं, मैं तो अध्यापक हूं, लेकिन एक अध्यापक यह साबित कर सकता है कि वह रुपया ऐंठने वाले लोगों से बेहतर साबित हो सकता है। वो कुछ इशारा कर रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं जिन महाशय के विरुद्ध चुनाव लड़ रहा था वह देव योग से मुझसे अधिक अनुभवी व्यक्ति थे और वह मेरी अपेक्षा अपनी जाति की अधिक काल से सेवा करते आ रहे थे। यह भी कुछ दिनों की हवा थी कि राष्ट्रीय भावनाओं की अपेक्षा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काना अधिक उपयोगी साबित होता था। मैं अत्यंत लज्जापूर्वक स्वीकार करता हूं कि तब मैंने जो कुछ भी आया वह किया। वो कह रहे हैं कि मेरे सामने जो महाशय चुनाव लड़ रहे थे वो मुझसे ज्यादा सक्षम थे, वो अपनी जाति की ज्यादा सेवा उन्होंने की थी और उस तरह का माहौल बन गया था कि राष्ट्रीयता नहीं, अपने अपने सांप्रदायिकता को बढ़ाकर चुनाव जीता जा सकता है। फिर वो कहते हैं, मैं लज्जापूर्वक इस बात को स्वीकार करता हूं कि मुझे भी जो अच्छा लगा मैंने वो किया चुनाव जीतने के लिए। मैं अत्यंत लज्जापूर्वक स्वीकार करता हूं कि तब मैंने जो कुछ भी जी में आया वह किया। मेरे प्रतिद्वंदी ने सांप्रदायिकता के नाम पर अपील की, मैंने इस आधार पर उससे भी अधिक जोरदार अपील की। मेरे प्रतिद्वंदी ने चुनाव जीतने के लिए सांप्रदायिकता के आधार पर अपील की, तो मैंने भी चुनाव जीतने के लिए उससे भी ज्यादा जोरदार ढंग से अपील की। इस प्रकार मैंने राजनीति में पदार्पण किया,
किंतु जब सदस्यों ने मुझसे भारतीय ईसाइयों की अखिल भारतीय काउंसिल के अध्यक्ष की हैसियत से गरीब ईसाइयों के पास जाकर उनकी हालत देखने की प्रार्थना की तो मुझे उस समय मालूम हुआ कि भारतीय गरीब ईसाइयों की हालत भी भारतीय गरीब हिंदुओं और मुसलमानों से किसी भी कदर से बेहतर नहीं है। बस उसी समय मैं सांप्रदायिकता की कीचड़ से बाहर निकला और राष्ट्रवादी बन गया। यदि आज आपने मुझे उपाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित कर सम्मानित किया है तो मैं विश्वास रखिए कि जब तक मैं उस पर रहूंगा मैं अपनी सांप्रदायिकवादी की भांति कभी आचरण नहीं करूंगा, वरन मैं अपने देश की गरीब जनता के प्रति अपने कर्तव्य का पूरा पूरा ध्यान रखूंगा। मैं वकील नहीं, मैं नीतिज्ञ भी नहीं। मैंने अपने जीवन के 42 वर्ष अध्यापक अथवा विद्यार्थी बनकर बिताए हैं। यार 42 वर्ष मेरे भी हो गए, अध्यापक ही हूं, क्या कुछ संभावना है? मैं नहीं जानता कि आपने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे मैं पूरी करने के लिए काबिल हूं भी या नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात अवश्य जानता हूं कि मैं उसे ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करूंगा और इस प्रकार मैं इस सभा की शान बढ़ाने और अपनी उस जाति के लिए नेक नामी कमाने की आशा करता हूं जिसके पक्ष में कम से कम फिलहाल एक बात तो कही जा सकती है कि उसने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने देश की प्रगति में कभी कोई रोड़ा नहीं अटकाया। ऐसा कहकर वो बैठ जाते हैं, जोरदार हर्ष ध्वनि होती है, तालियां बजाई जाती है। उपाध्यक्ष को बधाई देने वाला काम खत्म हो जाता है। अब अध्यक्ष के नाम श्री सोमनाथ लाहिरी जी का एक पत्र। सोमनाथ लाहिरी जी संविधान सभा के एक मेंबर हैं। उनके साथ कुछ घटना हो गई। क्या घटना हो गई अभी वो खुद ही बताएंगे। उनके नाम उन्होंने एक पत्र अध्यक्ष के नाम लिखा है और वो पत्र संविधान सभा के सदस्यों को भी बांट दिया गया है। क्या है उस पत्र का मजमून, क्या लिफाफे में लिखा हुआ है, वो आपके सामने रखा जा रहा है। जरा देखिएगा। श्री एच वी कामत साहब बोल रहे हैं, स्टार लगा हुआ है, अंग्रेजी में बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, काम खत्म होने से पहले मुझे इस बात की अनुमति दें कि मैं आपका ध्यान उस तथ्य की ओर आकृष्ट करूं कि हम में से कईयों को उस पत्र की कॉपियां मिली हैं जो माननीय मित्र श्री सोमनाथ लाहिरी ने आपके नाम भेजा है। श्रीमान, मैं निवेदन करता हूं कि हमें यहां भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के उस राजनीति के बारे में भी कुछ कहना अभिष्ट नहीं, जिस पर हम में से अनेक लोगों के विचार भिन्न भिन्न हैं। सरदार हरनाम सिंह जी बोल रहे हैं, स्टार लगा हुआ अंग्रेजी में बोल रहे हैं। श्रीमान, यहां पर यह कानूनी आपत्ति पैदा होती है कि श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव पास हो चुका है, जिसके अनुसार यह बैठक अप्रैल के किसी तारीख के लिए स्थगित कर दी गई है। तो इस सूरत में अब तो कोई काम रहा ही नहीं सर। जो प्रस्ताव स्वीकार हो गया, अप्रैल तक के लिए संविधान सभा स्थगित हो गई, तो सर अब कोई किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकती है। ऐसा सरदार हरनाम सिंह जी कह रहे हैं। समझना आप बातों को। अध्यक्ष खुद बोल रहे हैं, स्टार लगा हुआ है। मैंने श्री कामत को इस सभा के सामने उस एक तथ्य को पेश करने की अनुमति दे दी है जिसे उसके सामने लाने की आवश्यकता है। कुछ दिन हुए मुझे श्री सोमनाथ लाहिरी से एक पत्र मिला था जिसमें उन्होंने शिकायत की थी कि पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली और संविधान सभा की कार्यवाही से संबंध रखने वाले कागजात तथा भाषणों के लिए तैयार किए गए नोट उठा ले गई। संविधान सभा के एक मेंबर सोमनाथ लाहिरी जी के घर पुलिस पहुंच गई। भारत अभी आजाद नहीं हुआ है, गुलाम है हम लोग। और संविधान सभा के संदर्भ में उन्होंने जो नोट तैयार कर रखे थे उसको पुलिस उठाकर लेके चली गई। उन्होंने यहां पर अपने अधिकार का प्रश्न उठाते हुए लिखा है कि क्या पुलिस की यह कार्रवाई न्यायपूर्ण है और क्या मैं उनके बचाव के लिए कुछ कर सकता हूं। यही वह घटना है जिसे कामत जी बताना चाहते हैं, इसलिए मैंने उन्हें सारा दास्तान कह सुनाने की अनुमति दे दी है। मामला यह है कि जब मुझे यह पत्र मिला तो मैंने उसे कानूनी सलाहकार के पास भेज दिया, क्योंकि उस पर विचार करने के साथ साथ कानूनी सवाल पैदा हो जाता है। मुझे यह पत्र आज सवेरे ही मिला है, इसलिए अभी मैं निश्चय नहीं कर सका कि इस बारे में कार्रवाई क्या किया जानी चाहिए अथवा क्या कार्रवाई आवश्यक है। जब मैं इस मामले का अध्ययन कर लूंगा तो मैं उस पर विचार करूंगा और यदि किसी कार्रवाई की आवश्यकता पड़ी तो मैं वह करूंगा, और यदि वह मेरे वश की बात नहीं हुई तो मैं सारे मामले को वहीं छोड़ दूंगा। हम तो गुलाम हैं। पुलिस क्या कर रही थी? सोमनाथ लाहिरी जी के घर पहुंच गई।
उनकी तलाशी ली, संविधान सभा के संदर्भ में उनके जो भी नोट बनाए हुए थे वो नोट लेके चली गई। सोमनाथ लाहिरी जी ने पत्र लिखा कि सर ये क्या हो रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि मैं इस बारे में क्या कर सकता हूं, मैं बताऊंगा। मैंने कानूनी सलाहकार को वो पत्र भेज दिया है, वो जो मुझसे हो पड़ेगा मैं करूंगा, और अगर मेरे वश की कोई बात नहीं रही तो मैं इस मामले को यहीं छोड़ दूंगा। श्री सोमनाथ लाहिरी जी बोल रहे हैं, बंगाल के हैं वो अंग्रेजी में बोल रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं जरा सुनना। क्या मैं श्रीमान आपको ये याद दिला दूं कि आप सिर्फ इस सभा के अध्यक्ष नहीं है बल्कि आप इंटरिम सरकार के भी मिनिस्टर हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतरिम जो सरकार थी उस सरकार में मंत्री भी थे कि सर आप इस संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं है, इस इंटरिम सरकार के आप मंत्री भी है। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बोल रहे जरा सुनना। वो कह रहे हैं अंग्रेजी में, अध्यक्ष इस सभा भवन में मैं और कुछ भी नहीं हूं, मैं इस सभा भवन में खाली अध्यक्ष हूं, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं हूं। यानी इंटरिम गवर्नमेंट में जो कुछ भी होता था उसको आप यहां पर मिला नहीं सकते हैं, ऐसा अध्यक्ष आप कह रहे हैं। अब यह सभा अप्रैल के महीने की उस तारीख तक स्थगित की जाती है जिसे मैं बाद में तय कर सकता हूं। अप्रैल माह के लिए संविधान सभा स्थगित हो जाएगी। तिथि क्या होगी यह भविष्य में तय किया जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष होने के नाते तय करेंगे। इसके बाद परिषद अप्रैल के महीने की उस तारीख तक के लिए स्थगित की गई जिसे आगे चलकर माननीय अध्यक्ष मुकर्रर कर सकेंगे। संविधान सभा का दूसरा सत्र 20 जनवरी 1947 से 25 जनवरी 1947 के बीच हुआ, आज समाप्त हो गया। हमारी 7 दिन की वर्कशॉप 19 जनवरी 2022 से प्रारंभ हुई, 25 जनवरी 2022 के इस समाप्ति के मुकाम पर आ गई है। साथियों, आप लोगों ने जो स्नेह दिया, आप लोगों ने जो प्रेम दिया, आप लोगों ने जितनी मेहनत के साथ यहां जुटे रहे, यूट्यूब के साथ ही लगातार जुटे रहे, जूम के साथ ही अपना सारा मोबाइल डेटा के प्रति जो प्रेम है उस मोह को त्यागते हुए पूरे एक डेढ़ घंटे 2 घंटे तक जुटे रहे, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि आपके सहयोग के बिना इस प्रकार के कार्य पूरे हो ही नहीं सकते। क्योंकि संविधान सभा की हूबहू बहस पर चर्चा करना और इस चर्चा को हूबहू सुनना बहुत कठिन कार्य है। जो शिक्षक है वो भी ये सब नहीं कर पाते, तो आप तो विद्यार्थी है, आप स्कॉलर्स है, शोधार्थी है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे सर्दी का मोह त्यागा, मोबाइल का जो डेटा है उसका मोह त्यागा, और आपने पूरे तल्लीनता के साथ इस संविधान सभा की 6 दिन की कार्रवाई को 7 दिन की इस ऑनलाइन वर्कशॉप में आप लोगों ने जो स्नेह दिया उसके लिए मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और आभार तो सबसे ज्यादा उन लोगों का है जिनकी वजह से मैं आप लोगों से मुखातिब हो पा रहा हूं। आभार तो उस लॉजिस्टिक सपोर्ट का है जो उत्कर्ष ने उपलब्ध करवाया। हमारा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का नेहरू स्टडीज सेंटर ये सब वर्कशॉप जो आयोजित कर रहा है, दूसरी वर्कशॉप ये आयोजित हो रही है। 75 वर्ष में कहीं पर भी इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं हुआ। अगर हम ये कार्यक्रम करवा पा रहे हैं तो इसमें बहुत बड़ा योगदान उत्कर्ष संस्थान का है। मैं उत्कर्ष संस्थान का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उनके सहयोग के बिना हमारे इतने मित्रों तक बात नहीं जा पाती। पहले सत्र के जो 15 दिन का जो वर्कशॉप हुआ था, उस वर्कशॉप में मैंने व्यूअरशिप देखी यूट्यूब की। पहली जो वर्कशॉप का पहला जो दिन था, 1.5-2 लाख लोगों ने उस वर्कशॉप को देखा। इसके बावजूद इसके बाद की भी जो अलग अलग दिनों की जो कार्रवाई थी उसको भी 50,000 से ज्यादा लोगों ने देखा। 50,000 लोग देख रहे हैं। जूम पर इतने सारे मित्र जुड़े हुए, यूट्यूब पर इतने सारे मित्र जुड़े। आप सब योद्धा है, बहुत बड़े योद्धा है, आप बहुत बड़े त्यागी है। आप लोग ये सब जब बहस को समझ लेंगे तो आप जरा सोचिएगा कि भारत के संविधान के बारे में अगर कोई भी आक्षेप लगाता है, भारत के संविधान की कोई भी अगर कोई आलोचना करता है, बिना किसी आधार पर आलोचना करता है, तो आप अपने आप का जवाब देने में अपने आप को कितना सक्षम पाएंगे, आप इसका अंदाज लगाइएगा। तो इसलिए आप लोगों का तो बहुत बड़ा योगदान है। उत्कर्ष की उस टीम का मैं जरूर यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा जिस टीम की वजह से हम ये कार्यक्रम कर पाए। वे लोग, कितने लोग थे जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। कम से कम 13 से 14 ऐसे मित्रों का मैं नाम लेना चाहूंगा जिनकी वजह से आप लोगों को फीडबैक फॉर्म मिलता है, आप लोगों को फीडबैक का लिंक मिलता है, फीडबैक में सवाल तैयार किया जाता है,
प्रमाण पत्र तैयार किया जाता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट कई तरह से होता है। सुबह जल्दी आकर कमरा खोलना, पूरा उसको तैयार करना, उसकी सफाई करना, जूम और यूट्यूब को सबको जोड़ना, सारे मित्रों के जवाब देना, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करना, बहुत बड़ी एक टीम होती है। मैं 13-14 लोगों के यहाँ नाम जरूर लेना चाहूँगा जिनकी वजह से ये काम हो पाया है। सबसे पहले राजेश झा जी उत्कर्ष के हैं, जो यहाँ पर पूरा कंटेंट का काम देखते हैं। सबसे पहले इस प्रकार की वर्कशॉप को आयोजित करने के लिए मैंने श्री राजेश झा जी से ही संपर्क किया, उन्होंने ही इस कॉन्सेप्ट को हमारा आगे बढ़ाया। मैं राजेश झा जी का आभार व्यक्त करता हूँ। ममता चौधरी जी, जिन्होंने इस पूरी रूपरेखा को क्रियान्वित करने में एक अहम भूमिका निभाई। ममता चौधरी जी उत्कर्ष में प्रोडक्शन का काम देखती है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। प्रोडक्शन की मैनेजर है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। शक्ति सिंह जी लंबे समय से उत्कर्ष में जुड़े हुए हैं, लगातार आप लोगों के इन कार्यों में मदद करते रहे। इसके अलावा सुप्रिया जी, ये जो आप लोगों को पहले सत्र में आपको जो प्रमाण पत्र मिला, उसकी जो सुंदर डिजाइन जो की उस सुप्रिया जी ने की, सुप्रिया जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इसके अलावा हमारे अजय जी हैं जो पूरा ग्राफिक डिजाइन का काम करते हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। भवानी सिंह जी, आपको जो ये फीडबैक जो मिल रहा है, जो उनके जो मेरे साथी हैं, आप लोग मेरे इस बात से सहमत होंगे कि आपको ये जो फीडबैक जो मिल रहा है लगातार, इस फीडबैक को बनाने में भवानी सिंह जी का योगदान है। आपके फीडबैक को लेना, आप लोगों के रोजाना अटेंडेंस को लेना, आप लोगों के नाम को देखना, ये सब काम भवानी जी कर रहे हैं। सुनील जी यूट्यूब वाला काम देख रहे हैं। विष्णु लीलावत जी रोजाना सुबह 7 में उपस्थित रहते हैं, टेक्निकल टीम का ये हिस्सा है। किशन जी वैष्णव साहब टेक्निकल टीम का हिस्सा है। सुरेंद्र भाटी जी है जो कि जो यूट्यूब पे जो वीडियो आता है उनको एडिट करने का काम करते हैं। श्याम जी इस पूरे सेंटर के हेड है, जहाँ से मैं खड़े होकर आपसे बात करता हूँ। पवन जी मेघवंशी जी जो एडमिन टीम का हिस्सा है वो है। और अंत में मैं नाम लेना चाहूँगा देवराज सिंह सोलंकी का, जो पिछली वर्कशॉप में भी और इस वर्कशॉप में भी लगातार इस वर्कशॉप के आयोजन में मेरी लगातार उनसे बातचीत होती है। मैं उनसे व्हाट्सएप पे चैट करता रहता हूँ, लगातार उनसे फीडबैक लेता रहता हूँ। इन सब लोगों का इतना बड़ा योगदान है। क्या ये जो लोग हैं जो हमारे संविधान के सभा के इस वर्कशॉप को आयोजित करने में हमारी मदद कर रहे हैं, क्या आपको ये लगता नहीं है कि शब्द काफ़ी नहीं है, उनके लिए एक स्मृति चिन्ह भी तो होना चाहिए? ऐसा आपको लगता नहीं है क्या? बिल्कुल आपको लगना चाहिए। और स्मृति चिन्ह अगर हम लोग देंगे, हमारा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का नेहरू स्टडी सेंटर अगर उनको स्मृति चिन्ह देगा, तो किस प्रकार का स्मृति चिन्ह देगा? उनको स्मृति चिन्ह मिलेगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से मैं चाहता हूं कि हमारे उत्कर्ष टीम की ये जो 12-13 जो साथी है, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम के आयोजन में बहुत बड़ी मदद की है, जिनकी वजह से हम लोग आपसे रूबरू हो रखे, रूबरू लगातार होते रहे, उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। तो मैं एक एक करके नाम बोलूं और आप लोग भी उनको देख पाएंगे कि जो बिहाइंड द कर्टेन है, मैं तो एक कंगूरा की भांति हूं जो आगे आकर आप लोगों के सामने बातें रख रहा हूं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जिनका योगदान है, जो पर्दे के पीछे है, मैं चाहता हूं कि उन लोगों से भी आप रूबरू हुए जिनकी वजह से हम लोग ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं। मैं एक एक करके बुलाऊंगा। हालांकि हमारे कुछ मित्र पूछ रहे हैं कि तीसरा सत्र कब शुरू होगा। तीसरा सत्र जब संविधान सभा का तीसरा सत्र हुआ उसी समय शुरू होगा। 28 अप्रैल 1947 को संविधान सभा का तीसरा सत्र प्रारंभ हुआ और 28 अप्रैल से लगाकर 2 मई तक, टेक्निकल टीम कहाँ है भाई, आइए जल्दी से। 28 अप्रैल से 2 मई तक 5 दिन तक तीसरा सत्र चला। एक एक करके सब आ जाइए भाई। तो 5 दिन तक तीसरा सत्र चला। लेकिन मैं फिर बता देता हूं, हम अपना तीसरा सत्र जो है वो 27 अप्रैल को प्रारंभ कर लेंगे। एक दिन पहले ही प्रारंभ कर लेंगे, बहुत सारी बातें आपसे करनी पड़ेगी। और 2 मई 1947 तक तीसरा सत्र चलता रहा, लेकिन 7वें दिन यानी 3 मई 1947 को भी हम चर्चा करेंगे, यानी 7 दिन का एक वर्कशॉप आयोजित होगा। तो कौन कौन आ रहा है? सबसे पहले मैं शक्ति सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो आए। सीनियर वीडियो एडिटर है हमारे यहाँ पर और बहुत मेहनती व्यक्ति है, लंबे समय से लगभग 1 दशक से जुड़े हुए हैं। मैं शक्ति सिंह जी से आग्रह कर रहा हूं और मुझे मेमेंटो भी दे दीजिए, मुझे मेमेंटो ला के दीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इनको दी जा रही है, तो तालियां तो बजती है, तालियां बनती भी है। शक्ति सिंह जी साहब आप पधारिए और बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आपने हमें जो लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया है आपने, मैं उत्कर्ष का इसके माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब मैं ममता जी कहाँ हैं? ममता जी, सुप्रिया जी को बुलाइए, जो उपलब्ध है उन्हीं के नाम देते ना आप। आ जाइए, अजय जी आ जाइए। हाँ सुप्रिया जी, ये सुप्रिया जी है
जो आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होता है इन्हीं की वजह से हो रहा है। आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कौन आ रहे हैं? अजय जी आ रहे हैं। अजय जी के लिए मेमोंटो लाइए, बिल्कुल लाइए। अजय जी थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत बड़ा सहयोग किया और जूम पर जो सहयोग दिया ग्राफिक डिजाइनर के रूप में, थैंक यू वेरी मच। अगले कौन आ रहे हैं? सुनील जी साहब, सुनील जी यूट्यूब टीम के मेंबर हैं, उनके लिए भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी मित्रों की ओर से मैं आपका धन्यवाद देता हूं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अगले कौन आ रहे हैं? विष्णु जी आइए भाई, आपसे तो मिलना बहुत जरूरी है, सुबह सुबह आप ही के दर्शन हो रहे थे। विष्णु जी, ये विष्णु जी है हमारे टेक्निकल टीम, उत्कर्ष की टेक्निकल टीम के, हमारा नेहरू स्टडी सेंटर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है, थैंक यू वेरी मच। अब कौन आ रहे हैं? किशन जी वैष्णव, ये भी हमारी टेक्निकल टीम के हिस्से हैं, सुबह सुबह रोजाना इनसे मिलना रहा है, बहुत बड़ा योगदान दिया। आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना देते हुए नेहरू स्टडी सेंटर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अगले और कौन मित्र बच गए हैं? सुरेंद्र जी आ जाइए, सुरेंद्र जी भाटी वीडियो एडिटर, यस बिल्कुल, प्रियम्बल लाइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना लाइए। सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इस प्रकार का सहयोग आप बरकरार रखिएगा। आगे कौन आ रहा है? पवन जी, मेघवंशी जी, एडमिन टीम वाले। पवन जी के लिए लिखा हुआ ये चाय नाश्ता की व्यवस्था करते थे, लेकिन मुझे तो चाय ही पिलाई, नाश्ता तो कभी खिलाया ही नहीं। पवन जी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस प्रकार का सहयोग रखिएगा। श्याम जी आ जाइए, सेंटर हेड श्याम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा विश्वविद्यालय नेहरू स्टडी सेंटर आपका आभार व्यक्त करता है, आगे भी इस प्रकार का सहयोग जारी रखिएगा, थैंक यू वेरी मच। अब कौन बच गए हैं? ममता मैम आ गए क्या? मेमेंटो लेके आइए, पहले तो प्रस्तावना का प्रियम्बल लाओ। भाई जिनकी वजह से ये कार्यक्रम हो रहा है, ममता जी आपका आना बहुत जरूरी है, थैंक यू वेरी मच। और हमारे ये सभी साथी, हमारा विश्वविद्यालय ये उम्मीद करता है, अपेक्षा करता है कि आप आगे भी आप इसी प्रकार का सहयोग बनाए रखिएगा, थैंक यू वेरी मच। अब बच गए हैं देवराज जी, देवराज जी बच गए हैं, लाइए उनके लिए मेमेंटो लाइए। और देवराज जी आप खुद आ जाइए इधर, ये देवराज जी सोलंकी है और लगातार इनका सहयोग रहा है और आगे भी इसी तरह का सहयोग रहेगा। तो देवराज जी हमारे जूम के साथी, यूट्यूब के साथियों की ओर से और हमारे विश्वविद्यालय की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो साथियों ये हमारे 12-13 मित्र थे, कोई बचा तो नहीं है ना कोई मित्र? ओके, ये 12-13 मित्र थे जिनकी वजह से ये कार्यक्रम हो पाया। मैं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के नेहरू स्टडीज सेंटर के डायरेक्टर होने के नाते उत्कर्ष का और उसकी उत्कर्ष की लॉजिस्टिक सपोर्ट और उनकी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपका आभार, आप तो मेरे अपने हैं, आपकी वजह से ही ये कार्यक्रम हो पा रहा है। तो आगे तीसरा सत्र पर भी हम वर्कशॉप रखेंगे, उन्हीं तिथियों को रखना चाह रहे हैं। 28 अप्रैल को तीसरा सत्र प्रारंभ होगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि हम 27 अप्रैल को ही जुट जाए। 27 अप्रैल से हमारा तीसरी कार्यशाला रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार से स्नेह अपना जारी रखें, आभार, थैंक यू।